जब मैं बटालियन कमांडर था पराक्रम में, तो आतंकी बहुत घुसते थे अंदर। तो हम क्या करते हैं कि आतंकी बन के उनके नेटवर्क में घुस जाते थे। मतलब आतंकी बन के आतंकियों से बात करना। मैं बात कर रहा हूँ 2001 शुरू की। तो बोलते हैं भाई चिंता मत करो, हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे बहुत जल्दी। 9/11 हो ही गया। तो बोलता है ये तो हमने अब अमेरिका को सबक सिखाया है, भारत को भी हम इसी तरह का सबक सिखाएंगे। जैसे ही ये लोग दरवाजा खोलेंगे, जिन्होंने आपको किडनैप कर रखा है, वो क्या करेंगे, सीधी सारी की सारी गोलियां खाली कर देंगे। तो जो हिट होती है हमारी एकदम चिपक के रहती है। 8 के 8 लोग ऐसे चिपके होते हैं। एक टेररिस्ट ने आपकी गाड़ी पर अटैक कर दिया था, ग्रेनेड फेंक दिया था, वो स्टोरी क्या है? और सीओ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसमें से एक बंदा उठा। जैसे ही उन्होंने देखा यार ये तो एक सीओ साहब की गाड़ी आ रही है, तब उन्होंने पहले ग्रेनेड से अटैक किया और उसके बाद फिर AK-47 से फायर किया। टायर वायर तो सब फट गए थे, तो हमारी गाड़ी रिम पे, उसी पे हमने उसको चलाते रहे। गलती से इंजन को कुछ नहीं हुआ था। अगर गाड़ी खड़ी हो गई होती तो हम लोग दुनिया में नहीं बनते। कैट दिखती नहीं है, ब्लैक कैट है, तो हम लोग दिखते नहीं है। जब आपके इतना नज़दीक आ जाएंगे जब आपके पास कोई रिएक्शन टाइम नहीं है। डॉग्स जो हैं या केनाइन जो हैं, वो हमारे एडवांस आँख और कान है, जो हमको बताते हैं कि भाई यहाँ खतरा है नहीं है, और फिर सडनली कैट आती है। मतलब ये डॉग्स जो है वो कैट्स को और भी खतरनाक बना देते हैं। बिल्कुल। जब कुत्ते काटते हैं ना, तो वो जो लंबा वाला सबसे जो दांत होता है, उसको केनाइन बोलते हैं, उसी से वो काटते हैं। धीरे धीरे नाम पड़ गया K9। पठानकोट में जो एक डॉग था जिसने बहुत अच्छा काम किया था, बिल्डिंग हमारी पूरी जल रही थी, तो हम घुस भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा आग लगी थी। इस डॉग को उस बिल्डिंग के अंदर भेजा हमने, और वहाँ से कुछ सामान भी लेके आया। चाइना के साथ ये जो बातचीत का जो दौर है, निगोशिएशन है, वो कितना मुश्किल है? लाइबेरिया में क्या हुआ था? 2 दिन तक आप हॉस्टेज बन के रहे थे, आपको किडनैप कर लिया गया था। क्या स्टोरी थी वो लाइबेरिया में? वो हमारे पर वो करेगा तो हम तो उसको डबल मारेंगे, डबल मारेगा तो हम 4 गुना मारेंगे। मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मारने में विश्वास रखता हूँ। 2002 का अहमदाबाद अक्षरधाम अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, 1986 ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो या फिर हो पठानकोट टेरर अटैक, भारत में जब जब बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तब तब हर किसी को इंतजार रहा है काले कपड़े वाले इन ब्लैक कैट्स कमांडोज का। जैसे ही ये कमांडो बैटल ग्राउंड में पहुंचते हैं, वैसे ही हर किसी को भरोसा हो जाता है कि अब टेररिस्ट बचेंगे नहीं। ये ब्लैक कैट कमांडोज आते हैं देश की सबसे टफेस्ट आर्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से। दोस्तों, NSG को बनाया ही हार्ड सिचुएशन के लिए गया था। जहां सब फेल हो जाते हैं, वहां NSG कमांडो काम आते हैं। भारत के इस सुपर स्पेशल फोर्स का मॉडल ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस और जर्मनी के GSG-9 से इंस्पायर्ड है। किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देने में ये फोर्स माहिर है, इसीलिए NSG को जीरो एरर फोर्स भी कहा जाता है। NSG को पावरफुल बनाते हैं इसके कमांडोज, जिनकी लाइफ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हर किसी को होती है। इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है NSG के लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह को। सर, वेलकम है आपका। धन्यवाद हर्षिका जी, आपको अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए, और आपके जो ऑडियंस हैं उनको भी जय हिंद और नमस्कार। जी बिल्कुल सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। जैसा कि एक आर्मी का ऑफिसर होता है, क्योंकि आर्मी का ऑफिसर कभी रिटायर नहीं होता है, वो सिर्फ धीरे धीरे हिस्ट्री में फेड हो जाता है। तो जो हमारे अंदर की जो स्पिरिट है वो उसी तरह बरकरार है। बिल्कुल। आपने 36 सालों तक देश को सर्व किया है, और वैसे तो आपने कई कई बड़े ऑपरेशन जो है वो लीड किए हैं, लेकिन जब भी पठानकोट टेरर अटैक की बात होगी, आपका नाम जरूर आएगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देती हूँ कि जब पठानकोट टेरर अटैक हुआ था तो ऑपरेशन धनु सुरक्षा लॉन्च किया गया था, और उसकी जो पूरी कमान थी वो सर के हाथों में थी। और सर, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो मैं पढ़ रही थी कि हमारे जो कुछ सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे, और घायल होने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे घायल शेरों ने आकर टेररिस्ट से बदला लिया। वो स्टोरी क्या थी, आप हमें बताइए उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जो ऑपरेशन का नाम था ढांगू सुरक्षा था। ढांगू एयरबेस के पास एक गांव है, उसी गांव के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। दूसरी बात ये है कि ढांगू सुरक्षा। ढांगू सुरक्षा। दूसरी बात ये है कि जो NSG का जो फोर्स होता है
वो एक डेपुटेशनल फोर्स होता है, यानी कि इसमें ओरिजिनल एनएसजी का कोई नहीं होता है। ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी मुख्य है और बाकी जो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लोग डेपुटेशन पे आते हैं 3 साल और 5 साल के लिए। 3 साल के लिए आर्मी के लोग आते हैं और 5 साल के लिए जो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस हैं। सो इनकी जो कंपोजिशन होती है वो 2 तरह से होती है। एक होती है कमांडोस बटालियन की, और दूसरी होती है, वो भी कमांडो बटालियन होते हैं, बट वो सिक्योरिटी रिलेटेड जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे वीआईपी सिक्योरिटी हो गई। हालांकि कोशिश की जा रही है कि उनको इस तरह के काम कम दिए जाएं और वो भी अपना जो इस तरह के अटैक्स वगैरह ऑपरेशंस हैं उसमें शामिल हों। तो इसीलिए जो अगले जो 4-5 जगह पे जो हम हब्स बने हैं एनएसजी के, उसमें एक तरह से हम लोगों ने इनको मिक्स भी किया है। लेकिन प्राइमरली जो फोर्स है रिस्पॉन्स करता है वो होता है एसएजी बोलते हैं उसको, स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें कि 51 और 52 उनके नंबर हैं। 51 जो है वो प्योरली आर्मी का ग्रुप है, इसमें आर्मी के ही लोग रहते हैं और यही आपको दिखेंगे हर जगह जहाँ जब भी ये बहुत बड़ा इस तरह का हमला होता है, चाहे आप मुंबई ले लीजिए या फिर आप पठानकोट ले लीजिए या फिर अमृतसर में एक बार हुआ था। और एसएजी 52 जो होती है वो जो है एक एंटी हाईजैक, यानी कि एयरक्राफ्ट का अगर कोई इशू आता है, हाईजैक वगैरह इशू आता है, उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी प्योर आर्मी के होते हैं। और इसके अलावा जो एसआरजी होती है वो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीआईपीज जो होते हैं उनकी जो सुरक्षा होती है वो इनके जिम्मे में होती है। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है रीइंफोर्समेंट्स की और ज़्यादा ट्रूप्स की, तो फिर इनको हम मेन ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ढांगू सुरक्षा में एसएजी 51 थे? जी हाँ, जब भी ऐसा कोई मेजर अटैक होता है तो जो हमारा पहला फोर्स होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हमेशा 24/7 रेडी रहता है एयरपोर्ट पर। तो इसीलिए उसका जो रिएक्शन होता है वो 2 घंटे के अंदर वो स्पॉट पे पहुंच जाता है देश के किसी भी कोने में। तो पठानकोट के टाइम भी यही हुआ था? बिल्कुल यही हुआ था। थोड़ा मुंबई के टाइम पे डिले हुआ था, काफ़ी डिले हुआ था, इनफैक्ट 7-8 घंटे लग गए थे, जिसकी वजह से फिर ये पूरा का पूरा जो ड्रिल है उसको दोबारा एक तरह से लेसन लर्न बोल सकते हैं आप मुंबई का। उसके बाद ये ड्रिल को परफेक्ट किया गया, कई बार प्रैक्टिस की गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा कुछ होता है तो जरूरी नहीं है कि हम सर्विस एयरक्राफ्ट में ही जाएं। अगर सर्विस एयरक्राफ्ट किसी न किसी वजह से अगर ठीक नहीं है, खराब है, तो हम एयरपोर्ट पर इंडिया ऑपरेटेड किसी भी एयरक्राफ्ट को कमीशन कर सकते हैं सीधे जा करके, और उसमें हम अपनी फिर कार्रवाई कर सकते हैं ये डिले दूर करने के लिए। तो ये एक पावर बाद में एनएसजी को मिला है, और एक तरह से समझ लीजिए पावर तो पहले भी था, लेकिन अब इसमें एक वो आ गई है, क्या बोलते हैं, एक सख्त निर्देश आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग अब रिस्पांस जो है बहुत जल्दी करते हैं। अब जहाँ तक आपकी वो कहानी का सवाल है, पहली बात तो मैं बता दूं ये कहानी नहीं है, हकीकत, ये हकीकत है। देखिए एनएसजी जो अटैक हुआ था पठानकोट एयरबेस में, ये कंबाइंड ऑपरेशन की तरह हो गया था। एयरफोर्स के शुरू में लोग थे, फिर एनएसजी के लोग आए, फिर आर्मी के लोग आए, फिर पंजाब पुलिस के भी कुछ लोग जो आउटर पेरीमीटर वगैरह पे ड्यूटी दे रहे थे, मीडिया को कंट्रोल करना, इस तरह की चीज़ों को वो अंजाम दे रहे थे। उसके पहले इंटेलिजेंस के भी लोग थे इसमें, कि पता कर रहे थे कि ये अटैक कहाँ से हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जॉइंट ऑपरेशन हो गया था। और मेरी जो बातचीत हो रही थी वो डायरेक्ट जो है हमारे देश के जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ हो रही थी। तो इसलिए जो मैं था एक इंटरफेस बन गया था, जो नीचे लोग लड़ाई कर रहे थे और मैं ऊपर जो हमारे नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर थे या फिर हमारे आर्मी चीफ थे या फिर एनएसजी के चीफ थे और एयरफोर्स के भी, तो ये सभी लोग जो थे, एयरफोर्स चीफ से मेरी कई बार बात हुई, तो ये सभी लोग एनएसए डोवल भी
किसी न किसी रूप में वो डायरेक्टली सिचुएशन का पता लगा रहे थे। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि एक ये ऐसा ऑपरेशन था, अगर मैं बोलूं कि पहला जॉइंट ऑपरेशन हमने किया ट्रू सेंस में, जिसमें कि सभी लोग इन्वॉल्व थे, यानी कि होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्वॉल्व थी, तो ये ऑपरेशन था, ढांगू सुरक्षा ऑपरेशन था। और सर्विस के जो दो बड़े धड़ हैं, एयरफोर्स और आर्मी, वो भी इन्वॉल्व थे। अब हुआ क्या कि शुरू में जो ऑपरेशन हुआ, कुछ कैजुअलिटीज हुई, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 3 टेररिस्ट बच गए थे, जो कि आसपास जो झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी एयरपोर्ट के एयरबेस के साइड्स में, या आप समझ लीजिए बैरक्स के साथ, जहाँ पर ये छुपे हुए थे ये तीनों लोग। बड़ी कोशिश की गई, सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, 3 बज गए, तो उनको हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो फायर बैक नहीं कर रहे थे। मतलब चुपचाप छुप के बैठे। उनको इंतजार था कि रात हो जाएगी तो फिर हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब हमको भी वो था कि यार रात होने से पहले हम इनको खत्म कर दें, और वो पहला दिन ही था। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक गाड़ी होती है, अब मैंने आपसे उसकी फ़ोटो शेयर की है, आप उस फ़ोटो को दिखाइएगा। माइन पर्सनल व्हीकल बोलते हैं उसको। माइन पर्सनल व्हीकल, ज़रूर। उसमें हम लोगों ने अपने 3 टीम्स बिठाई, 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया, और हम धीरे धीरे फायर एंड मूव करते हुए इस जंगल के इलाके में घुस रहे थे, ताकि अगर वो फायर करता भी है तो हमारे ऊपर कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। जब ये कार्रवाई हो रही थी, करीबन 3:30 के करीब बज रहा था, 3 साढ़े 3 का समय था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उस समय क्या हुआ कि एक जो आदमी होता है, वो ऊपर का एक कपोला होता है, यानी कि ढक्कन जैसा होता है, सर्कल टाइप, जिसमें से निकलते हैं। नहीं, उसमें से वो देखता है। अच्छा। हालांकि साइड में भी विंडोज होती हैं, बट उतना क्लियर नहीं दिखता। ऊपर जब खोलेंगे तो आपको पूरा इलाका क्लियरली दिखता है। तो शायद जो ये गाड़ी थी, किसी एक टेररिस्ट के बहुत नजदीक चली गई, और हमें वो दिख नहीं रहा था, वो हमको देख पा रहा था, क्योंकि झाड़ियों का कवर था उसके पास। उसने ग्रेनेड फेंका, और वो ग्रेनेड जो था, ये जो कपोला, इसका जो वो होता है, कवर होता है, उसी के ऊपर फटा। तो उसके जो छर्रे थे वो गाड़ी के अंदर घुसे, जिसकी वजह से 5-6 जो हमारे टोटल जो उसमें हिट बोलते हैं, नहीं, जो एक टीम होती है हमारी, अच्छा। उसको एक हिट का नाम दिया जाता है, जैसे सेक्शन होता है, उसी तरह कमांड एनएसजी में उसको हम हिट बोलते हैं। तो उस हिट टीम में कई लोगों को छर्रे लग गए। ड्राइवर क्योंकि सेफ था, वो अपने बुलेट प्रूफ में था, तो ऑर्डर जो उसका हेड कमांडर था, कैप्टन साहब थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि गाड़ी को वापस मोड़िए और हम लोग अपना ट्रीटमेंट करके आते हैं। तो फोर्स कमांडर ने बोला कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, तो बताया कि भाई ये इतने लोग इंजर्ड हो गए हैं, छर्रे लगे हैं, चोट लगी है, कुछ उसके ऊपर फर्स्ट एड वगैरह करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। एमएच बहुत नज़दीक था, मिलिट्री हॉस्पिटल 1-1.5 किलोमीटर था, वहाँ गए, उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करी। इन बिटवीन फिर क्या हुआ कि जो फोर्स कमांडर थे, वो क्योंकि ये कांटेक्ट बन गया था, तो उन्होंने तुरंत दूसरी जो माइन पर्सनल व्हीकल थी, उसमें एक नई टीम बिठाई और उस तरफ भेज दी। लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही थी, तब तक ये जो जिनको चोट लगी थी, वो सारे अपना बैंडेज करके तैयार होकर के दोबारा पहुंच गए, और उन्होंने फिर फोर्स कमांडर को बोला सर उनको वापस बुलाइए, हमें जाना, हमने देखा उनको कि वो एग्जैक्ट जगह कहाँ थी जहाँ पर ये हमला हुआ था हमारे ऊपर, हम इसको खत्म कर देंगे, मतलब हमारा बदला हम लेंगे। हाँ, तो वो ये टीम चली गई, उनको पता था एग्जैक्टली कहाँ पर उनका एनकाउंटर हुआ था उस ग्रेनेड का। वो दिख गया उनको टेररिस्ट, और उन्होंने उसको 5-6 मिनट के अंदर उस टेररिस्ट का जो था वो कर दिया, उसको जहन्नुम पहुंचा दिया। जैसे ही ये टेररिस्ट मरा, तो कुछ उनको पता चल गया कि जो बाकी दो थे, उनको पता चल गया कि यार हमारा एक साथी तो मर गया है। भागने की कोशिश की उन्होंने, जैसी भागने की कोशिश की, अगले आधे घंटे के अंदर जो बाकी दो टीम थी हमारी, उन्होंने उन दोनों टेररिस्ट को भी खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 4 से 4:30 बजे के बीच में हमने तीनों के तीनों जो टेररिस्ट थे उस जंगल में छुपे हुए थे, खत्म कर दिया, और उनको जहन्नुम, जहां उनकी सही जगह है, वहां पहुंचा दिया। लेकिन मीडिया में तो ये आया था कि बहुत लंबा चला है ये ऑपरेशन। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि एयरबेस कैसा होता है, कितना बड़ा होता है। ये जो एयरबेस है तकरीबन 25 किलोमीटर का इसका सरकमफ्रेंस है। अब आप सोचिए, अगर
किसी इलाके का 25 किलोमीटर का सर्कल है तो उसके अंदर का इलाका कितना होगा। उसके अंदर 5,000 के करीब लोग रहते थे, फैमिली मेंबर्स, बच्चे, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कई सारी चीज़ें थी अंदर, ऑफिसर्स थे, एक वो एयर स्टेशन था वो। फिर वहाँ पे हमारे जो लड़ाई के सामान होते हैं, मैं उनको बताना नहीं चाहूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं। हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो रहता है। बहुत बड़ा इलाका था। तो इन सबको क्लियर करना था, और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी था, जो जब भी इस तरह का कोई एक्शन होता है तो टेररिस्ट क्या करते हैं कि ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, इधर छुपे हैं तो दूसरी जगह छुप जाएंगे। तो मुझे ये जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आप पूरे के पूरे एयर बेस को सैनिटाइज करेंगे, यानी कि यकीन करेंगे कि वहाँ और कोई छुपा नहीं हुआ है। तो अब इतने बड़े इलाके को, जहाँ पर कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ फैमिलीज भी रहती थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और जो हम युद्ध के लिए लड़ाई करते हैं तो एयरक्राफ्ट, खाली एयरक्राफ्ट नहीं रहता वहाँ पे, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें होते हैं, एमिनेशन होता है, फ्यूल होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सब को चेक करना था, एक एक करके चेक करना था। अब आप मानोगे नहीं, हमने तकरीबन 7 और 8 कॉलम लगाए और धीरे धीरे एक एक चीज को हमने चेक किया। कहीं कॉलम लगाए इन द सेंस, कॉलम्स जो सर्च करने के लिए। ओके। तो आर्मी के 7 कॉलम थे, एनएसजी के बाद में हमने 2 कॉलम और मंगाए, तो एनएसजी के तकरीबन 2 बटालियंस हो गई वहाँ पे। इसके अलावा जो एयरफोर्स के लोग थे वो हमको मदद कर रहे थे कि भाई फैमिलीज़ का इलाका कहाँ पर है, कहाँ पर जवानों का, एयरमैन का इलाका है, कहाँ पर कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है जो कि युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब टेररिस्ट बहुत पहले मारे गए थे, लेकिन आफ्टर दैट चेकिंग चल रही थी कि कहीं पर भी आतंकी छुपी ना हो। एब्सोल्युटली। और मुझे ये निर्देश दिया गया था कि आप 100% यकीन करेंगे कि भाई उसमें कोई और छुपा नहीं हुआ हो, जो कि जरूरी भी है। और नहीं, इसका एक कारण है। पहले एक बार हमारे साथ एक हादसा हो चुका है, हमारे इंडियन आर्मी के साथ। अच्छा। एक बार ऐसे ही कोई टेरर इंसिडेंट हुआ था अखनूर में, जो कि फर्दर अब जेएनके में है। वहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह का ऑपरेशन किया, सब कुछ ठीक हो गया, हमने 3 टेररिस्ट को मार भी दिया, 3 या 4 टेररिस्ट उनको मार दिया। तो उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद जो आर्मी कमांडर होते हैं, जो उस इलाके के, जम्मू एंड कश्मीर के जो सबसे सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक होती है उनकी, उनको आर्मी कमांडर बोला जाता है, CNC भी बोलते हैं लोग। सो वो आए चेक करने के लिए 2 दिन बाद चेक करने के लिए आए कि भाई हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी कि ऑपरेशन किस तरह से हुआ। जब वो उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी तो जो बड़ी वहाँ घास थी उसमें से एक बंदा उठा जो कि छुपा हुआ था 2 दिन से। मतलब एक आतंकी उस घास में छुपा हुआ था और उन्होंने गोली चलाई, गोली उनके पैर के पास से गुजरी या लग भी गई कमांडर के। तो ये हमारे पास ऐसे पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इसलिए हम लोग ना पब्लिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि देखिए मीडिया जो है आधी सच्ची बात जानता है, पूरा सच नहीं जानता है। पूरा सच वो जानता है जो एक्शन कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है। तो मुझे जब तक यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर 100% कोई भी टेररिस्ट नहीं है, तब तक मैं क्लियरेंस दूंगा ही नहीं। तो लोग सोच रहे थे ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये सेफ्टी ऑपरेशन चल रहा था। ठीक है, अब मीडिया वहां रुक करके कहानी बनाना चाहे तो बना दे, इसके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। बट इतना मैं कहूँगा कि हमने यकीन किया कि वहाँ का चप्पा चप्पा छान करके एक कंफर्म किया कि यहाँ कोई नहीं है। अब मैं बताऊँ, बीच में 2-3 बार हमको ब्लड ट्रेल्स मिली, खून की ट्रेल्स मिली। तो हमें लगा यार अगर यहाँ खून के ट्रेल मिली है मतलब कहीं आसपास छुपे होंगे। हाँ। फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन इंटेंस हो गया, बाद में हम लोगों ने खून को चेक किया तो पता चला किसी जानवर का था। अच्छा। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, हर चीज तो हम बता नहीं सकते। हाँ। ना लोगों की भाई क्यों डिले हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और हमारा पुराना एक एक्सपीरियंस भी था, मैं खुद उस इलाके में उस समय पोस्टेड था जब वो पुराना जो जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो छुपे हुए आतंकी ने खड़े होकर गोली मार दी थी। तो इस तरह की अगर हरकत हो सकती है, मैं यकीन करूंगा कि ना हो,
नहीं तो कल को कोई मीडिया वाले ही आए, और हमने मीडिया वालों को बाद में ले गए, घुमाया हमने उनको, पूरा दिखाया कि भाई देखिए कितना बड़ा इलाका है, कितना काम था। जब तक वो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम नहीं क्लियरेंस देंगे। इस बाकी मीडिया जो बोलती बोलने दीजिए, उससे मुझे कोई वो नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे खुद डायरेक्ट, जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रही हैं, मैं उनको ब्रीफ कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जनरल दुष्यंत बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। दैट्स वेरी गुड, और यही चाहिए होता है। इसके बाद चाहे खबरें चाहे जो भी चलती रहे, प्रधानमंत्री आए और हमारा इलाका ही सैनिटाइज नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सिक्योरिटी का यकीन कराना हमारी 100% जिम्मेवारी है। बिल्कुल, और टाइम मैटर नहीं करता, सैनिटाइजेशन ज्यादा मैटर करता क्या है। जल्दी है, क्या जल्दबाजी है? टाइम तो हमारे साथ है ना, जल्दबाजी तो उसको है जो भागने की कोशिश कर रहा है वहां से मार करके। ठीक है, बिल्कुल सर। एक कहानी में ये ऑपरेशन पराक्रम की भी जानना चाहूंगी, क्या था ये? देखिए, ऑपरेशन पराक्रम तो सारी दुनिया जानती है। ये जब हमारे ऊपर पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तो अटैक एक अपनी जगह पे चीज होती है, लेकिन अब उस अटैक का जो इम्प्लीकेशंस है उसको समझना जरूरी है। अटैक किस पर हुआ था? हमारे पार्लियामेंट पे। अगर उस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो वहाँ मौजूद थे, अगर टाइमली एक्शन नहीं लेते, तो कई सारे हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर खतरा हो सकता था। लीडर्स हाईजैक हो सकते थे, किडनैप हो सकते थे। किडनैप करके फिर वो अपनी डिमांड करते, जैसे 814 IC 814 को उन्होंने किडनैप किया, कांधार हाईजैक किया था, और उसके बाद ये जो मौलाना मसूद अजहर वगैरह ये लोग छुड़ाना छूट गए, ये लोग, उस तरह की सिचुएशन हो सकती थी। तो और ऊपर से हमारा संविधान का वो प्रतीक है, वो हमारे संविधान का प्रतीक है हमारा पार्लियामेंट, उसके ऊपर हमला देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इसलिए हमने उस समय पूरी की पूरी जो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं सबको वेस्टर्न बॉर्डर पे मोबिलाइज किया था। मतलब उस टाइम ऐसी तैयारी हो गई थी कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। बिल्कुल, तो वो तो बोल के बोला था, तो बताया था कि भाई हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर, पूरी फौज हमारी तैनात हो गई। उस समय मैं जो था जम्मू एंड कश्मीर में अपनी बटालियन कमांड कर रहा था, तो उस समय भी बहुत सारे एक्शंस हुए। उसमें मैं क्या बोलते हैं, कर्नल था आर्मी में, और एक के बाद एक हम लोगों का क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, रेड, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन एक जो कन्वेंशनल अटैक होता है वो हमने नहीं किया। कुछ कारण रहे होंगे, उस समय तो मैं कर्नल था, तो मुझे नहीं पता कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्या चीज़ें हुई हों, उस लेवल पे क्यों डिले हुआ हो, किस वजह से डिले हुआ, उसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट हमारी करीबन 1 साल चली, तकरीबन 1 साल चली, और उस दौरान छोटे छोटे बहुत सारे एक्शंस हुए। उसी तरह के हमारी बटालियन ने उस समय एक एक्शन किया था दुश्मन के ऊपर, जिसकी वजह से दुश्मन जो है अपने इलाके में तकरीबन 1 महीना तक हरकत नहीं कर पाया। इतना बुरी तरह हमने उसको दबाया, उसकी कई सारी पोस्टें हमने एकदम बर्बाद कर दी, जमीन पे डाल दी। उसकी वजह से रक्षा मंत्री उस समय के खुद मेरी बटालियन में आए, और उन्होंने ट्रूप्स के साथ बड़ा खाना बोलते हैं हम, जो लंच किया हमारे जो ट्रूप्स थे, और डिवीजन के बाकी भी ट्रूप्स को बुलाया गया था, क्योंकि सभी ने अच्छा काम किया था। तो वो हमारी बटालियन इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि वो जो ऑपरेशन हुआ था वो हमारी बटालियन ने उसमें थोड़ा सा, आप कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। तो उस समय जो रक्षा मंत्री जो थे वो श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, और उनका जो मोटिवेशन हमारे ट्रूप्स को मिला, उनका पर्सनली आने का, कैसे मैं बताऊंगा कि मोटिवेशन कैसे एक अच्छा लीडर अपना छाप छोड़ता है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो आर्मी का हो या सिविल का हो। उसका जो वे ऑफ बिहेवियर है, जो जिस तरह से वो काम करता है, वो अपने आप में एक लीडरशिप की मिसाल बन जाता है। अब जिस दिन उनको वहाँ लैंड करना था मेरी बटालियन में, उस दिन फायरिंग शुरू हो गई पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर शुरू हो गया। नॉर्मली इस हालत में हम VIP को बोलते हैं, मैसेज देते हैं कि सर यहाँ खतरा है, आप यहाँ मत आइए, आपका लैंड करना सेफ नहीं होगा, और हम ये फायरिंग हो सकता है काफ़ी देर तक चले, क्योंकि काउंटर रिस्पांस तो हम भी करेंगे। अगर वो हमारे पर वो करेगा तो हम तो उसको डबल मारेंगे, अगर वो डबल मारेगा तो हम
4 गुना मारेंगे। वो हमारा उसूल वही रहता है, फौजी का एक उसूल है कि हमारे लिए दुश्मन जो है मारने के लिए है, ये नहीं कि हम जाके मर जाएं। इस प्रोसेस में अगर हमारे को गोली लग गई तो वो अलग बात है। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने मैसेज भेजा हम लोगों को, अगर तुम वहां रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता। ये होती है एक लीडर की, जो एक लीडर का जो पहचान होती है ना, वो ये होती है। वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म पहने। और वो आए, आगे तक गए, जहां फायरिंग हो रही थी, मेरे साथ उन्होंने हेलमेट पहना, मेरे साथ गए, मैंने उनको ब्रीफिंग करी। उसकी फोटोग्राफ है, लेकिन इस समय मेरे पास यहाँ दिल्ली में नहीं है, बट मैं जाऊंगा घर, अगर वो मिल जाती है तो आपको मैं शेयर करूंगा। मेरी और उनकी आपस में बातचीत जब हो रही थी, हम सब हेलमेट में थे, वो हेलमेट में नहीं थे। तो ये भी मैं आपको बता दूं। खैर वो तो जहाँ बातचीत कर रहे थे वो थोड़ा सेफ इलाका था, इसलिए उन्होंने अपना हेलमेट निकाल लिया था। तो कहने का मतलब है कि एक और पराक्रम में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं। अगर आप किसी और आर्मी ऑफिसर को बुलाएंगे, उसकी बटालियन का अलग किस्सा होगा। तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहीं कश्मीर के इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में, लेकिन एक मास स्केल पे, बड़े स्केल पे युद्ध नहीं हो पाया। यानी 1999 करगिल वॉर जो हुआ, उसके बाद जब ये पार्लियामेंट अटैक हुआ तो इंडिया एक अटैक पाकिस्तान पे कर सकता था, लेकिन किया नहीं। और शायद इसी की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंबई अटैक हो गया 26/11? देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में एक वो ओपिनियन बनाना, ये अपने आप में मैं कहूँगा कि एक तरह से गेस वर्क है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो हो सकता है जो आप बात बोल रही हैं वो सही हो, क्योंकि हमने कुछ ऐसा एक इमेज प्रोजेक्ट किया, क्योंकि हम बोल के गए कि हम वॉर करेंगे और किया नहीं, वॉर युद्ध के लिए जा रहे हैं। जो जो दूसरी कहानी ये है कि हमने बिना युद्ध किए ही अपना जो मकसद था, पाकिस्तान को बुरी तरह से ज़मीन पे गिरा दिया, जिसकी वजह से उनको सीज़ फायर एग्रीमेंट करना पड़ा। पाकिस्तान ने अप्रोच किया 2003 में सीज़ फायर एग्रीमेंट के लिए, और वो एग्रीमेंट आज तक एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ है। उसको दोबारा हमने रिवाइव किया 2021 में, जब फिर दोबारा उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, तो 2021 में उसी एग्रीमेंट को हमने आगे बढ़ाया। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से अनसक्सेसफुल था। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इतना मोबिलाइजेशन इतना बड़ा किया तो शायद हमको कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था, जैसा कि अब हो रहा है। अब आप देखिए, कुछ भी अगर कार्रवाई पाकिस्तान करता, और हमें यकीन है कि ये पाकिस्तान की धरती से हुआ है, पाकिस्तान के सपोर्ट से हुआ है, वही इसके आका हैं, तो हम लोग मार रहे हैं, और इतनी बुरी तरह मार रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन के अंदर ही वो ज़मीन पे आ जा रहा है। वही बात ना कि उस वक्त नहीं मारा तो शायद कहीं ना कहीं ये मैसेज गया होगा कि इंडिया एक्शन नहीं लेता है। देखिए, इसमें पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो हमेशा ये एक न्यूक्लियर खतरा लगा रहता था कि अगर बड़ी लड़ाई हो गई तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये भी एक कारण रहा हो, लेकिन उसको भी आपने देखा, अब सिंदूर में हमने उस बिलीफ को भी हमने ध्वस्त कर दिया है कि अब हम आपका न्यूक्लियर ब्लफ वाला जो कार्ड है उसको नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद जो पार्लियामेंट अटैक है, उसके बाद अगर हम मुंबई अटैक पे आए, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो फिर लॉन्च हुआ। उस वक्त आप कहाँ थे और आपको इसके बारे में कैसे पता चला, इस अटैक के बारे में? देखिए, 2008 में ये टेरर इंसिडेंट हुआ। 2008 में के आखिरी 2008 में मैं अमेरिका में था, यूएसए में। तो मुझे पता तो चला टीवी से, अमेरिका में टीवी न्यूज़ देख रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कुछ दिनों बाद इसी फोर्स के अंदर डेपुटेशन पे जाऊंगा, वहाँ एनएसजी में। वहाँ से मैं आया, मैंने एक ब्रिगेड कमांड करी। वो बहुत चैलेंजिंग ब्रिगेड है, पुंछ के इलाके में है वो ब्रिगेड, और उस ब्रिगेड का जो इलाका है वो हमेशा एक्टिव रहा है, अभी भी एक्टिव रहता है। तो उस ब्रिगेड को जैसे ही मैंने कमांड ख़त्म की, तो उसके बाद आर्मी ने मुझे डेपुटेशन पे एनएसजी में भेजा। तो वो था साल 2010 का, 2009 में मैं गया, और 2010 के आखिरी में, अक्टूबर में मैं एनएसजी में आया। तो
उस समय जब मैं आया एनएसजी में तो 2008 में अटैक, एंड में अटैक, सितंबर में अटैक हुआ था। तो एक साल से एनएसजी उस पूरे अटैक को स्टडी कर रही थी, एनालाइज कर रही थी, लेसन्स क्या क्या सीखे वो कर रही थी और अपने बदलाव कर रही थी। तो मैं उस समय एनएसजी में तब आया जब इन बदलावों को जमीन पे उतारने की जरूरत की पड़ी। बात आई। तो कुछ हमने और ऐड भी किया। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस था जो आतंकियों के साथ। मैं इनफैक्ट अमेरिका में जब था तो मैं आतंकवाद पर ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया था। ओके। आर्मी ने मुझे भेजा था आतंकवाद के ऊपर ही पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च वगैरह करने के लिए। फाइनेंस, आपने एक स्टोरी बताई भी थी कि आपको पहले ही अंदाजा हो गया था जो यूएसए में जो अटैक हुआ था ट्विन टावर पे 9/11, वो क्या स्टोरी है? वो स्टोरी तो हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि वो इसी के बारे में बोल रहा था। जब मैं बटालियन कमांडर था पराक्रम में तो आतंकी बहुत घुसते थे अंदर। तो हमारा तकरीबन एनकाउंटर हर तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन एक एनकाउंटर हो ही जाता था। तो हम लोगों को उस टाइम पे तो इतनी टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं हुई थी। सैटेलाइट से इमेजेस आती थी बट इतनी टाइमली नहीं होती थी। और भी जो हमारे रेडियो शेडियो वगैरह उनसे जो इंटेलिजेंस मिलती है उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, पहले उस समय रेडियो कन्वर्सेशन करते थे और आतंकी भी रेडियो कन्वर्सेशन करते थे। अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को, कुछ लोगों को जो कि जिनको थोड़ा सा इंटेलिजेंस ज़्यादा है, वो लोग एक आतंकी बन के उनके नेटवर्क में घुस जाते थे। मतलब आतंकी बन के आतंकियों से बात करना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने 4 आतंकियों को मारा, अब उनके हमको रेडियो सेट्स मिल गए। अब उस रेडियो सेट को हम यूज करते थे उनके नेटवर्क में घुसने के लिए, क्योंकि जैसे आप चैनल खोलोगे उसमें आपको नेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये रेडियो से बात करते क्या आपस में? हाँ, तो हम लोग, अच्छा भाई तुम कौन है, अरे मैं मोहम्मद सोनसो हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करते करते मैंने अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर लिया था कि मैं उनका दोस्त हूँ। और क्योंकि मतलब आप भी बोगस टेररिस्ट? क्योंकि आतंकी क्या करते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट मिलाप नहीं रखते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं। तो हमने उसका फायदा उठाया। उनको लगा होगा कि भाई कोई और ग्रुप है, किसी और ग्रुप का ये हमारा भाई है। भाई है आतंकी तो वो थोड़ा बोलेंगे भाई बोलेंगे। भाई बोलेंगे। तो ऐसी मेरी जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बोला कि ये बात हो रही थी, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, 2001 शुरू की, बिगिनिंग 2000 फरवरी 2001 फरवरी मार्च या ऐसी कुछ उस समय टाइम था। तो बोलते हैं भाई चिंता मत करो, हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे बहुत जल्दी, कुछ प्लान बन रहा है। और क्या बोलते हैं 2001 के 9/11 हो ही गया। 9/11 हो गया। तो हम तब मेरे दिमाग में खड़का कि यार ये अच्छा नेटवर्क है। फिर मैं उस नेटवर्क में बना रहा। तो मैंने ऐसे और आगे कहानी बताई कि भाई कहानी आगे चलाई, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, आप कहाँ पर हो, हम मिलते हैं, फलाना ढिमकना। तो बोलता है ये तो हमने अब अमेरिका को सबक सिखाया है एक किसी कन्वर्सेशन में, भारत को भी हम इसी तरह का सबक सिखाएंगे और उसमें हम लोग शामिल होंगे। तो इससे ये तो मुझे पता चल गया था कि ये या तो जैसे मोहम्मद है एलईटी वाले लोग हैं। सो एनीवे, सो हुआ क्या कि उसके बाद बात गई, मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ साल तक हम लोग अलर्ट भी रहे। तो हमने कहा नहीं यार, वो ऐसे ही उसने जोश में बोल दिया होगा कि अगर हम अमेरिका को कर सकते हैं तो भारत कौन सी चीज़ है। लंबा गैप भी हो गया, गैप लंबा हो गया। उसके बाद हम चले गए कई अपने इंटरनल आर्मी के हमारे वो अपॉइंटमेंट्स थे, वो अपॉइंटमेंट करे, कोर्स पे गए। उसके बाद हम अमेरिका चले गए। लेकिन जब अमेरिका में रहते हुए ये 2008 का इंसिडेंट हुआ, तब मुझे उस बंदे की बात याद आई। मैंने कहा यार वो सच बोल रहा था। कुछ नहीं तो उस समय कुछ प्लानिंग चल रही थी। अब उसका सही समय वो ढूंढ रहे थे, उनको वो सही समय लगा और उन्होंने ये हमला कर दिया। क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट अटैक भी हुआ। अब आप देखें तो पार्लियामेंट अटैक तो हो चुका था, उसके बाद भी बोला कि हम और बड़ा करेंगे। मैंने कहा यार पार्लियामेंट अटैक से बड़ा क्या हो सकता है। तो ये मुंबई था उससे बड़ा। ये जो अटैक था मुंबई अटैक, पहले मार्कोस ने कमान संभाली और उसके बाद आई एनएसजी, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो थे उन्होंने इसे लीड किया। एनएसजी के पहुंचने के बाद सबसे पहले हुआ क्या वहां पे, और ये जो पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद एनएसजी में बदला क्या क्या?
देखिए जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है तो एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है, यानी कि जो पहले रेस्पॉन्ड करता है, जो कि जनरली लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो करते हैं। तो उस समय जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस होती है, मुंबई में थे तो नेवी है तो मार्कोस उनके कमांडोज हैं, जैसे आर्मी के कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, जो जितना पास में होगा वो उतना पहले आएगा। वो ऑब्वियसली वो पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अर्बन इलाका था और होटल्स वगैरह इन्वॉल्व थे इसमें, तो इसकी स्पेशलाइजेशन एनएसजी के पास है। बाकी लोग भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी दिन रात ट्रेनिंग होती है वो अर्बन टेररिज्म के ऊपर होती है, यानी कि बिल्डिंग्स में किस तरह से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए, कोई क्लोज स्पेस में किस तरह से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो ये एक एनएसजी की कोर ट्रेनिंग है, उसको दिन रात यही चीज़ सिखाई जाती है। तो और इसमें कई सारी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स थी, होटल था, चबाड़ हाउस था, कैफ़े भी थे और पब्लिक प्लेस भी थी। खैर पब्लिक प्लेस पे तो जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जो एक्शन हुआ वो तो एक्शन हुआ, उसके बाद वो लोग वहाँ से कहीं और मूव कर गए, वहाँ पे जहाँ पर उसको अजमल को भी पकड़ा गया। तो बट वो सब खत्म हो चुका था जब तक एनएसजी पहुंची वहाँ पे। तो जब एनएसजी पहुंची तो किसी भी इलाके को टेक ओवर करना पड़ता है। तो मार्कोस उस समय जो ताज होटल था उसमें ऑपरेट कर रहे थे, तो उनका आपस में हैंडिंग टेकिंग ओवर हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि मार्कोस को निकाला गया, वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन इस तरह के कामों के लिए बनाए, एनएसजी बनाई गई है इसी चीज के लिए। मार्कोस इज फॉर नेवी। मार्कोस का जो नेवल टाइप ऑफ पैरा कमांडो, पानी में जितने भी ऑपरेशन अंडर वाटर नेक्स्ट टू द कोस्ट कुछ एक्शन लेना हो, किसी शिप के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना हो, उस तरह के काम करते हैं। तो हालांकि उनको हर कमांडो को एक दूसरे के काम करने के लिए ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है, लेकिन सबकी अपनी एक कोर स्पेशलाइजेशन होती है। एनएसजी की कोर स्पेशलाइजेशन ये थी हाईजैक के अगेंस्ट, दैट इज एयरक्राफ्ट, एंड दिस अर्बन सेटिंग में टेररिज्म के खिलाफ। पठानकोट में भी हम एयरपोर्ट के लिए रेस्पॉन्ड करने नहीं गए थे। पठानकोट में हमारे को मोबिलाइज किया था कि अगर सिटी जो टेररिस्ट इधर जो खबर मिली थी कहीं सिटी में किसी बिल्डिंग के अंदर, तो ना वो एक्शन करें, जैसे कि मुंबई में किया था। वो अलग बात थी कि हम जब पहुंचे उसी रात को ही अटैक हो गया, तो हम लोग फिर वही था, हम नियरेस्ट थे, अंदर थे इनफैक्ट, तो इसलिए हमको पहले रेस्पॉन्ड करना पड़ा। अदरवाइज तो हो सकता है वहाँ पे आर्मी पैरा कमांडोस घुस सकते थे, ऐसा कोई वो नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं, और जो सबकी जिसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है, यानी कि जिसका मेन रोल है, वो अगर ऑपरेट करता है तो उसको सारी चीज़ें पता रहती हैं, ट्रेंड रहता है, ड्रिल्ड रहता है, इट्स अ बेटर रिस्पॉन्स। तो जो मुंबई में हुआ, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए हमें। देखिए मुंबई के बारे में मैं फर्स्ट हैंड तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उस ऑपरेशन में नहीं, मतलब आपकी टीम में बाद में डिस्कस जो हुआ होगा। तो उसमें सिर्फ हमने बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस करी, राइट। अब जैसे कि रिस्पॉन्स को ही देख लीजिए, डिलेड रिस्पॉन्स, एयरक्राफ्ट खराब हो गया, वेटिंग करनी पड़ी, हम लोग 8-9 घंटे बाद पहुँचे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट से ताज एयरपोर्ट अलग कॉर्नर में और ये सदर्न एंड में है, वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल में उसमें भी डिलेज होते हैं, और मुंबई का आपको पता ही है कि किस तरह का हाल था। फिर देखिए जैसे कि होटल के अंदर है, होटल के अंदर अंदर की पिक्चर जो थी वो सब बंद हो गई थी, क्योंकि जो उनका कंट्रोल रूम था वो अंदर ही था। तो इस तरह की छोटी छोटी कई सारी चीज़ें थी, तो हमने डिसाइड किया भाई कंट्रोल रूम तो बाहर होना चाहिए, ताकि अगर हम पता तो कर सकें कि अंदर ये क्या हो रहा है तमाशा। अब हम लोग ब्लाइंडली जा रहे थे, सो ऐसे छोटे छोटे कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए। फिर हमें ये लगा कि स्पीड अप कैसे करें रिएक्शन, तो हमने बोला ओके फर्स्ट रेस्पॉन्डर इस तरह के काम के लिए, तो हमने हब्स खोल दिए। तो अब आप देखेंगे भारत में बड़े बड़े सिटीज़ में एनएसजी के हब्स खुल गए हैं, तो वो तुरंत इस पे रेस्पॉन्ड करेंगे, दिल्ली के फोर्स का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है मुंबई में खुला है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, इस तरह के हमने हब्स खोले हुए हैं। और कुछ इलाकों में हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आर्मी को दे रखी हैं, जैसे पैरा एसएफ की पूरी टीम बेंगलोर में रहती है,
एक उनका पूरा महकमा है वहाँ पे, तो वो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चार सारी चीज़ें बांट ली है। और जो हमारा मेन फोर्स है दिल्ली में, उसको वो करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, हवाई जहाज का रिक्विजिशनिंग और मीटिंग को जल्दी करना, ऑर्डर, ये सही कई सारी चीज़ें। अब इनको एयरपोर्ट पे ही जगह मिल गई है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हुई ताकि डिले ना हो, फटाफट बिल्कुल एक्शन ले सके, जैसे ये अटैक हुआ। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे जो वेपन्स थे, इक्विपमेंट थे, उसमें कमियां हमें जो नोटिस करी, फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके ऊपर हमने और आगे कार्रवाई करी। कई तरह के स्पेशलाइज्ड वेपन होते हैं। अब लोग अगर किसी बिल्डिंग के कॉर्नर से ऐसे झांक के देखते हैं, और अगर उस तरफ मिलिटेंट है, तो अगर उसने गोली मारी तो उसका मुंह उड़ जाएगा। तो अब उसके लिए भी हम लोगों के पास हथियार है, अलग से वेपन है। हाँ, उसको बोलते हैं कॉर्नर शॉट। कॉर्नर शॉट, तो वो ऐसे मुड़ जाता है, तो कैमरा से इधर रिले होता है, तो हम कैमरा से पूरा का पूरा बिल्डिंग का फ्रंट देख लेते हैं। अच्छा। तो अगर हमें क्लियर दिखा तो हम चले जाते हैं, अगर कोई मिलिटेंट दिखा तो फायर भी कर देते हैं। तो वो ये दोनों काम करता है, देखता भी है और फायर भी करता है। तो इस तरह के, ऐसा नहीं कि खाली हमारे पास है, इस तरह के हथियार और देशों के पास भी हैं। हमारे इक्वलेंट हैं, फ्रांस में हमारा इक्वलेंट है, रशिया में हमारा इक्वलेंट है एनएसजी का। उन लोगों से हमने इंटरेक्शन किया, उन लोगों से पता किया कि भाई और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इजराइल के पास भी इस तरह के कमांडोज हैं और इस तरह के काम करने के लिए। तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक फोर्स व्यापी एक डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक प्लान बनाया गया, उस प्लान को फिर कार्यान्वित भी किया गया है। और इस समय तो मैं एनएसजी में नहीं हूँ, मैं तो एनएसजी में खाली 2 साल रहा उस टाइम पे, 1.5 साल ही रहा, क्योंकि उसके बाद मैं फिर आर्मी में चला गया, मेरी प्रमोशन हो गई, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया मैं। तो वहाँ से मैं कलकत्ता वगैरह जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पे चला गया। लेकिन आने वाले जितने भी लोग हैं वो इसी काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, और मेरा यकीन है कि इस समय एनएसजी इज बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर। और सर, जब आपकी पर्सनल लाइफ पे हम जाएं, यूपी से आते आप, आजमगढ़ से, और गंभीरबन गांव आपका, और 1981 मराठा लाइट इन्फेंट्री में आप कमीशन हुए थे। एनएसजी बना 1986 में। जब आप एनएसजी में आए, है ना, तो हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि एनएसजी के जो कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग काफी टफ होती है, तो कैसे एक जवान जो होता है वो कमांडो बनता है? देखिए, एनएसजी के लिए दोनों तरह की टफनेस चाहिए, मेंटल टफनेस भी चाहिए और फिजिकल टफनेस भी चाहिए। इनफैक्ट इस तरह की टफनेस जो है, जितने स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस हों, एसएफ बटालियंस बोलते हैं उनको, या फिर मार्कोस हों, या फिर गरुड़ हों एयरफोर्स के, और सबको इसी तरह से तैयार किया जाता है। उनका एक उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है पहले, ये चेक करने के लिए कि ये आदमी या ये जवान फिट होगा या नहीं होगा इस तरह के काम के लिए। तो जहाँ तक एनएसजी की आप बात करते हैं, तो आर्मी के कई सारे पैरा कमांडो जो पहले से ही कमांडो हैं, पहले से ही बहुत ज़्यादा फिट हैं, वो भी आते हैं डेपुटेशन के लिए। इनफैक्ट पठानकोट के अटैक में जो उनके जो नंबर 2 कमांड थे SAG 52 के 51 के, वो पैरा कमांडो थे। अच्छा। तो पहले से ही कमांडो है। इसी तरह से बाकी भी जो आते हैं इन्फेंट्री के, उनको भी एक हायर लेवल की ट्रेनिंग दी जा चुकी होती है। तो उनका जब दोबारा एनएसजी में जब वो जाते हैं, तो उनका एक तरह से समझ लीजिए रिफ्रेशर ही होता है, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी अ कमांडो। मतलब जो सिविलियंस है उन्हें ज्यादा टफ लगता है देख के वो सारे फोटोज एंड वीडियोस, लेकिन कमांडो का पहले से ही उन चीजों से वास्ता होता है। और जिन लोगों को, जो लोग नहीं मीट कर पाते हैं, उनको वापस भेज देते हैं। जब वो दोबारा एनएसजी में आते हैं, तो फिर उनका हमारा एक ऐसी मेंटल साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद फिर उनकी 3 महीने की एक प्रोबेशन ट्रेनिंग होती है। प्रोबेशन आप समझते हैं कि भाई हम यकीन करना चाहते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड था वो कहीं गिर तो नहीं गया, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, और ये काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो पहले से कमांडोज होते हैं, जैसे सारे कमांडोज नहीं आते हैं, कुछ कमांडोज आते हैं, कुछ इन्फेंट्री के आते हैं, कुछ और दूसरे आर्मी के जो यूनिट्स हैं उससे आते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा
फिर वो थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है हमको। तो दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है प्रोबेशन में, मैंने क्या बोला कि हमारा जो टास्क है वो अर्बन एरिया में टेररिज्म के लिए है, तो उनको उस तरह की ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए होता है। तो इस ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा टफ पार्ट क्या होता है? जैसे मैंने एक मार्कोस का पॉडकास्ट सुना था, तो वो बोले थे कि उन्हें पानी के अंदर बहुत लंबा दौड़ना पड़ता है पानी के अंदर, और वो एक तरह से उनका तैरना ही होता है, लेकिन वो रुक नहीं सकते उसमें, अगर रुके तो डूब जाएंगे। तो ये उनकी ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है, वो उन्होंने बोला था। आपकी ट्रेनिंग का जो सबसे ज्यादा टफ पार्ट है, ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कमांडोज के लिए, हमारे जितने भी टेस्ट्स होते हैं वो टेस्ट टफनेस की पराकाष्ठा होती है, जो भी कमांडो है। तो मैं किसी एक टेस्ट को कम बोलूं तो ये नहीं होगा। खाली फिजिकल एफर्ट से आपको टेस्ट नहीं जज करना चाहिए। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि कैसे जो आर्मी के पैरा कमांडोज और एनएसजी के कमांडोज हैं कैसे ऑपरेट करते हैं। इसी पॉडकास्ट रूम में देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको होस्टेज बना के रखा हुआ है, यहाँ 3 टेररिस्ट हैं, 1 2, इनको शामिल कर लीजिए, अपने स्टाफ को शामिल कर लीजिए। वो किस हालत में होंगे? उन्होंने आपके ऊपर बंदूक तान रखी होगी, उन्होंने एक ही दरवाजा है इसमें घुसने का, दरवाजे के ऊपर अपनी दोनों गन तान रखी होंगी। एक बंदा नेगोशिएट कर रहा होगा कि अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे, ठीक है। अब ऐसी हालत में इस कमरे में घुसना है और आपको छुड़ाना है। हमारी जो हिट होती है, एक टीम जो बोलते हैं, इंटरवेंशन टीम बोला जाता है, हाउस इंटरवेंशन टीम। हिट का फुल फॉर्म होता है हाउस इंटरवेंशन टीम। अब वो इसके अंदर घुसना है, क्या होगा? उन्नी कृष्ण के साथ क्या हुआ होगा? जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलेंगे, ये जो जिन्होंने आपको क्या बोलते हैं किडनैप कर रखा है, वो क्या करेंगे? वो पहली गोली उन पे चलाएंगे, सीधी सारी की सारी गोलियां खाली कर देंगे दरवाजे के ऊपर। तो हमारा जो पहला बंदा अंदर आएगा वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा टफनेस, मेंटल टफनेस आपको क्या चाहिए? कि वो जानता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो एंट्री होती है ना, ये हमारा होता है कि इसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है, कि डेथ एंट्री। हाँ, नहीं क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से कि सर्वाइवल इज नियर इम्पॉसिबल, राइट। जो सबसे आगे खड़ा है, हमारा जो लीडिंग, तय नहीं है, उसको ये एहसास है कि अगर मैं गया और उन्होंने गोली फायर की तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हम ओवरकम करें? तो जो हिट होती है हमारी एकदम चिपक के रहती है, 8 के 8 लोग ऐसे चिपके होते हैं। अच्छा। वो एक दूसरे को भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, साथी तुम अकेले नहीं हो। और एक साथ जब दरवाजा खोलते हैं तब दरवाजे को पहले लात मारते हैं या फिर एक्सप्लोजिव से उड़ाते हैं, ना, एक्सप्लोजिव से दरवाजा उड़ा दिया, या और कोई एंट्री हुई तो उस एंट्री से कोशिश करते हैं। एक साथ एक नहीं 2 लोग अंदर घुसते हैं। अच्छा। तो ये एक भरोसा होता है कि यार मैं सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट हूँ वो अपने साथी पर हूँ, भगवान पर भी नहीं। तो इस तरह की ड्रिल बनाई जाती है ताकि एक दूसरे को एक वो मिले। ये होता है स्पेशलाइजेशन। तो हाउस इंटरवेंशन टीम की जो ट्रेनिंग नहीं किया होगा उसके लिए तो डिफिकल्ट बात होगी ना फिर। तो हम लोग इसको बार बार करते हैं तो उससे आदमी के दिमाग में ये आ जाता है, ड्रिल हो जाता है, ये साथी तो है, कुछ होगा तो। उनके ड्रिल होती हैं अंदर की, किस तरह से करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि टफनेस की जो आपने बात करी है, इट इज मेंटल, फिजिकल, बोथ। और इसी तरीके से एक एनएसजी कमांडो को तैयार किया जाता है। बिल्कुल सर, एक स्टोरी ये भी है कि 2002 में एक टेररिस्ट ने आपकी गाड़ी पर अटैक कर दिया था, ग्रेनेड फेंक दिया था, वो स्टोरी क्या है? अब ये उस समय की बात है जब पराक्रम खत्म हो चुका था, ऑपरेशन पराक्रम। हाँ, ऑपरेशन पराक्रम खत्म हो गया, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था।
अच्छा, घुसपैठ जो है वो चल रही थी आतंकियों की। और ये भी वही JNK का इलाका है, उसी इलाके में था। और मेरी बटालियन में नहीं, मेरी बगल वाली बटालियन में ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। वहां पर घुसपैठ हुई थी। वहाँ पे घुसपैठ हुई थी। तो हमारे को बोला गया कि आप 2 कंपनी कॉलम अपनी तरफ से लगाइए ताकि उस तरफ ना भागें। 2 कंपनी कॉलम मतलब 2 अलग अलग बटालियन? नहीं, मेरी बटालियन की 2 कंपनी अच्छा। उस इलाके को ब्लॉक करने के, एक तरफ का रास्ता ब्लॉक करने के लिए, ताकि टेररिस्ट उधर ना भागे। अब इसी बीच में मुझे कॉल आया, हमारे जो सुपीरियर उसमें ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेड कमांडर, मैं कर्नल था, तो वो उस बटालियन में उनके व्यू पॉइंट पे थे, वहाँ से ऑपरेशन का संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला आप मेरे पास आइए और हम प्लान करेंगे दुश्मन के ऊपर मुंह तोड़ जवाब देने का। कुछ और ये तो जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है इसको तो हम लोग ख़त्म कर ही देंगे। तो मैं जब आ रहा था तो मेरी जो कंपनी का कॉलम से मेरे को गुजरना था, तो उन्होंने बोला कि सर आप इधर से मत जाइए, अभी हमको रुक रुक के फायरिंग यहाँ से आ रही है। तो पता नहीं है कि अभी टेररिस्ट कहाँ पर है, एक बार वो यकीन हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया ना कि टेररिस्ट का कुछ भरोसा नहीं होता, कहाँ छुपा है, छुपा रहेगा वो, ब्लीड कर रहा होगा, उसमें पट्टी लगाएगा, उसमें अपने आप या अफीम की गोली खा लेगा ताकि दर्द ना हो, लेकिन चुप बैठा रहेगा एक तरह से समझ लीजिए सांप की तरह। ठीक है। सो उन्होंने बोला कि सर इधर से जाना सेफ नहीं है। तो मैंने, और ये ऑर्डर्स भी हैं कि अगर आप ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको उस इलाके से जाना मना है। अच्छा। लेकिन मैंने बोला 2 कंपनी हमारी हैं और ब्रिगेड कमांडर इंसिस्ट कर रहे थे, नहीं फलाना ढिमकना। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि यार तुम डर रहे हो। अच्छा, तो तब तो आना जरूरी हो जाता है। नहीं, और मैं तो राजपूत हूँ तो जो बाई कास्ट भी राजपूत है उसका तो खून खोल जाता है ऐसी बात सुन करके। तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो आपकी कॉन्सिक्वेंसेज होगी, क्योंकि मैं मरने से डरता नहीं, मैं मारने में विश्वास रखता हूँ। तो वो इस तरह बोल के मैं, हमारे साथ एक और कर्नल थे जिनको मैं एक्चुअली हैंड ओवर कर रहा था। मेरा वो आखिरी दिन था उस इलाके में। उसके बाद अगले दिन से हम वहाँ से उस इलाके से ट्रांसफर होके हम फैजाबाद जा रहे थे। और आखिरी दिन ये हो गया। आखिरी दिन ये हो गया। तो कर्नल साहब जो थे उन्होंने बोला कि गाड़ी मैं चलाता हूँ। तो मैंने कहा आप चला लो। तो कर्नल साहब जो थे हिल की तरफ आ गए, मतलब पहाड़ की तरफ आ गए, और मैं जो था दूसरी तरफ को ड्राइवर बन गया मैं। ठीक है। अभी तक मैं चला रहा था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं चलाना चाहता हूँ। मैंने चला लीजिए। उन्होंने बोला कल से तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी, तो मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करने दो। मैंने कहा ठीक है आप चला लीजिए। और हमारे आगे प्रोटेक्शन वगैरह भी होता है, कई सारी चीज़ें होती। और CO जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसका जो गाड़ी भी होती है दूर से पता चल जाती है। अच्छा। अभी तक उन टेररिस्ट ने कुछ नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने देखा यार ये तो एक CO साहब की गाड़ी आ रही है, तो उनको भी इनाम अलग अलग तरीके से मिलता है। अगर मान लीजिए एक CO को आपने मौत के घाट उतार दिया तो पाकिस्तान में उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत, पैसा, उनके फैमिली को पैसा, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। बड़े लेवल का आतंकी मान लेंगे उसे। हाँ, नहीं बड़े लेवल नहीं, उसको एक जैसे हम अपने यहाँ अवार्ड देते हैं, जैसे मुझे जैसे युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उसको गैलेंट्री में वीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरह का उनका जो इक्वलेंट होता है, हाँ, इम्तियाज हैदर और इस तरह के नाम होते हैं। तो वो उनको उनके ग्रुप वाले देते हैं, पैसा देते हैं। अच्छा। तो उसने जब देखा कि यार इस तरह की गाड़ी आ रही है तो मतलब इसको ठोकना जरूरी है। हमारी जो प्रोटेक्शन गाड़ी थी जो हमारे आगे चलती है, वो गाड़ी बेंड मुड़ गई। जैसी वो गाड़ी बेंड से मुड़ गई तो उस पूरे री एंट्रेंट में और उस पूरे गैप में खाली अकेली हमारी गाड़ी रह गई। अच्छा। तब उन्होंने पहले ग्रेनेड से अटैक किया और उसके बाद फिर AK-47 से फायर किया। अच्छा ये हुआ कि हमारी कितने आतंकी थे? 3 थे। 3 थे। अच्छा। और उन्होंने हमला कर दिया? वो तो बाद में पता चला ना 3 थे मारने के बाद। उस समय तो ग्रेनेड आया और ग्रेनेड के बाद वो AK-47 की फायरिंग शुरू बाद में किया। हमने जो हमारे जो दूसरे CO थे वो गाड़ी चला रहे थे, मैंने बोला गाड़ी रोको मत। तो हमारी गाड़ी रिम पे, क्योंकि टायर वायर तो सब फट गए थे, तो रिम होता है ना वो जो लोहे वाला, उसी पे हमने उसको चलाते रहे। गलती से इंजन को कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। तो हमने खड़ खड़ करते हुए उसको ले गए बेंड में, हम भी घूम गए बेंड।
तो हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर आना बंद हो गया। तो उसके बाद उस जिप्सी में टोटल 6 लोग थे, एक कर्नल साहब और 2 उनके आदमी थे और मैं और मेरे 2 आदमी थे, 2 जवान थे हमारे, एक रेडियो ऑपरेटर और एक मैप इंटेलिजेंस मैप वगैरह देखता है। सो हमारे जो जवान थे मेरे पीछे बैठे हुए थे और उनके जवान जो थे उनके पीछे बैठे थे। तो वो तीनों के तीनों को चोट लगी, अच्छा, घायल भी हुए। हमने उनको तुरंत एमएच वगैरह मिलिट्री हॉस्पिटल था, आगे जो प्रोटेक्शन की गाड़ी थी उसमें बैठाया और आगे भेज दिया। और फिर हमने अपने घातक प्लेटून जो हमारा एक बटालियन में भी एक कमांडो प्लेटून होता है, अच्छा, तो उसको हमने मोबिलाइज किया। कुछ कंपनी 2 थी हमारी, उनको मोबिलाइज किया और मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे में हमने ढूंढ लिया वो कहाँ पे है और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे तीनों जवान जो थे, ऑफिसर और 2 जवान जो थे, वो क्या बोलते हैं 1-1.5-2 हफ्ते में वापस ठीक हो गए। लेकिन वो एक बाल बाल बचना कहूंगी मैं इस चीज को। एक तरह से समझ लीजिए, अगर गाड़ी खड़ी हो गई होती वहाँ तो हम लोग इस दुनिया में नहीं होते। लेकिन ये उस बेंड की वजह से, जो पहाड़ पे जो मोड़ आया उसकी वजह से ऐसा होता है पहाड़ में, ऐसे ऐसे होता है। हाँ, तो हम लोग बीच में जब आए, पुलिया थी उस पे ये अटैक हुआ हमारे ऊपर। तो हमको वो उनकी नज़र से बाहर जाना था, तो वो हमारी गाड़ी का इंजन नहीं कुछ हुआ, इसकी वजह से हम लोग उस पे लोहे की जो टायर का जो लोहे का रिम होता है उसी पे चलते रहे, घड़ 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 करके हम लोग उस तरफ उस पार निकल गए। और ऊपर वाले का वो है, जिसकी जब लिखी है तभी जाएगा। बिल्कुल। ये जो हम उनकी लिखी हुई थी उस दिन, ये इस बार टेररिस्ट की लिखी हुई थी, बिल्कुल उनका ऊपर जाना लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि नियत अच्छी हो, ऊपर वाला साथ जरूर देता है। बिल्कुल। सर, एनएसजी के बारे में जब भी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ब्लैक कैट्स कमांडोज के साथ साथ उनकी जो डॉग स्क्वाड्स हैं उन पर भी सबकी नजरें रहती है। तो कैट्स और डॉग्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे बना और डॉग्स का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑपरेशन के अंदर, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो डॉग्स जो हैं, एक ब्लैक कैट, एक आर्मी सोल्जर, जो भी लड़ाई करता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस का हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह का, सभी के पास आपको मिलेंगे। डॉग हमारा एक एडिशनल हिस्सा बन जाता है। वो एक तरह से समझ लीजिए मेरी कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ा देता है। तो कैसे, कितने तरह के डॉग होते हैं। एक तो होते हैं गार्ड डॉग, खाली आपको वार्न करेंगे कि यार कुछ खतरा है। दूसरे होते हैं पेट्रोलिंग करने वाले, वो पेट्रोल करते हैं, उनको पता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ दिख गई, कोई कुछ आवाज़ सुनाई दी तो नहीं, बम टाइप, ये खाली पेट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, पेट्रोलिंग करते हैं, खाली उस इलाके में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ताकि जो छुपा उपा है उसको भी डर लगे कि यार ये तो पकड़ लिया तो उसको वो कर देंगे। फिर अटैक डॉग्स होते हैं। अटैक डॉग्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको शक हुआ कि आप आतंकी हो, उसकी ट्रेनिंग की जाती है हम लोग, तब वो आपको जिंदा नहीं छोड़ते। अच्छा। फिर उनको आपको बचाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है कि भाई अब इसको छोड़ दे। अगर उसको मान लीजिए मतलब वो कब्जा करना है जिंदा, और उससे जैसे अजमल जैसा वो करना है, तो एविडेंस मिल जाता है। विटनेस, लोग पूछते हैं ना सबूत कहाँ है, तो ये जिंदा सबूत मिल जाता है। तो उस तरह के अटैक डॉग्स होते हैं। और फिर कुछ डॉग्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं माइन और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स। वो लोग ये गड़े हुए एक्सप्लोजिव्स, माइंस, इन सब को सूंघ के ये बाहर निकालते हैं। कई बार हम लोग जहां हम श्योर नहीं है वहां हम डॉग्स को आगे भेज देते हैं और डॉग्स के ऊपर जैसे कैमरा वगैरह माउंट कर देते हैं। तो डॉग जहां जहां जा रहा है हमको अंदर की वहां की सिचुएशन मिलती जाएगी। उस कैमरे से आप लोग देखते जाओगे, क्योंकि वो देखिए हमारा बताया ना, एनएसजी का जो काम होता है वो हाउस इंटरवेंशन। हाँ। तो अगर एक बार वो कमरे में घुस गया, अगर आप मान लो पहले से टेररिस्ट है उसके अंदर और आप भी घुस गए, तो फिर तो कहानी खत्म ना। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि वो कहाँ खड़ा है या और कुत्ता भूखा वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तब आप तुरंत एक्शन ले सकते हो। तो इस तरह के भी काम करते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए ब्लैक कैट
जो है, और हम्म। K9 इसको बोला जाता है। K9। K9 एक्चुअली इस दांत को, हम्म। ये जो दांत होता है उसको कैनाइन बोलते हैं। वो कुत्तों का दांत होता है, आदमी के अंदर भी होता है वो दांत, आपके पास भी वो दांत है, एक ही दांत होता है, कुत्तों का लंबा होता है, उसी से वो काटते हैं। अच्छा। जब कुत्ते काटते हैं ना, तो वो जो लंबा वाला सबसे जो दांत होता है हम्म। उसको कैनाइन बोलते हैं। K9। अब उसका धीरे धीरे नाम पड़ गया K9, K9 यूनिट। अच्छा। एक्चुअली वो कैनाइन से डिराइव किया हुआ नाम है, इस दांत से डिराइव किया हुआ नाम है। तो ये एक हमारा एनएसजी में भी, पठानकोट अटैक में भी काम आए, मुंबई में भी काम आए। एक एडवांस रेकी, एडवांस फाइंडिंग आउट, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन, एयरपोर्ट के अंदर हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि जो डॉग्स हैं या जो डॉग स्क्वाड है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई डाउट। एनएसजी का। मैंने पठानकोट में जो एक डॉग था जिसने बहुत अच्छा काम किया था, एक बिल्डिंग हमारी पूरी जल रही थी, और हमें तो अभी भी यकीन है कि उसमें 2 टेररिस्ट जल के खाक हो गए हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमको नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उसको ज़्यादा तूल नहीं देता हूँ। तो हम घुस भी नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा आग लगी थी। उसकी फ़ोटो मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा। तो ये डॉग घुसा था उसके अंदर, और अंदर मतलब उसके अंदर डॉग्स को भेजा था, बिल्डिंग, इस डॉग को अच्छा, उस बिल्डिंग हाँ, के अंदर भेजा हमने। हाँ, और वहाँ से कुछ सामान भी लेके आया, जो हमें लगा एक बैग टाइप था, जो हमें लगा कि शायद वो टेररिस्ट का बैग हो, बट इतना बुरी तरह आग लग चुकी थी कि अंदर कुछ बचा ही नहीं था। पंखे एकदम मेल्ट हो गए थे, चारपाइयाँ मेल्ट हो गई थी, लोहे की चारपाइयाँ मेल्ट, मतलब पिघल गए पूरे। पूरे पिघल चुके थे। सो इस इतनी आग में कुछ किसी का क्या बचेगा मुझे तो पता नहीं, बट क्योंकि इसीलिए कंफर्म नहीं था, इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि भाई 2 और थे या नहीं थे। कुछ ऐसे एक्शंस हुए जिससे हमें लगा कि वहाँ 2 हैं। लेकिन इतनी भयंकर जलती हुई बिल्डिंग में जहाँ इंसान नहीं जा सकता वहाँ डॉग गया। तो उनको हमने अपने आर्मी चीफ का कमेंडेशन कार्ड दिलाया, उस डॉग को। अच्छा। अवार्ड मिला उसको। अवार्ड मिला, उसका नाम बता सकते हैं? अब इस समय याद नहीं है। अच्छा। बहुत दिन हो गए। मेरे ख्याल से शेरू था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। बिल्कुल। तो डॉग्स और कैट्स का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कमाल का कहूंगी मैं। बिल्कुल, कैट्स दिखती नहीं है, ब्लैक कैट है हम लोग। ब्लैक कैट्स है। तो हम लोग दिखते नहीं है। जब आपके इतना नज़दीक आ जाएंगे जब आपके पास कोई रिएक्शन टाइम नहीं है। और कैट्स जो हैं, वो डॉग्स जो हैं, या केनाइन जो हैं, वो हमारे एडवांस आँख और कान है, जो हमको बताते हैं कि भाई यहाँ खतरा है नहीं है, और फिर सडनली कैट आती है। मतलब ये डॉग्स जो है वो कैट्स को और भी खतरनाक बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वालोंग की जो लड़ाई है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उसने आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाला? देखिए, वालोंग की जो लड़ाई है वो 1962 में लड़ी गई थी, भारत और चीन के बीच में। जहाँ तक भारत और चीन की 1962 की लड़ाई है, हर जगह बिकॉज हमारी जो इक्विपमेंट थी, हमारी जो प्रोफाइलिंग थी, हमारी जो स्ट्रेंथ थी, बहुत कम थी, जिसकी वजह से हम लोग अपना जो लड़ाई लड़ने का जो तरीका होता है, लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो सामान चाहिए, हमारी जो नफरी चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब नहीं थी। तो इसलिए हर जगह हम लोगों को हार का तकरीबन सामना करना पड़ा। वालोंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम लोग टिके रहे, और इतना टिके रहे कि और किसी सेक्टर में काउंटर अटैक नहीं हुआ। अगर आप रेजांगला का वो छोड़ दीजिए, हाँ। वो अगर छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप में एक आइकॉनिक लड़ाई थी। वहाँ पे वो डटे रहे, उनके ऊपर भी हम काउंटर अटैक नहीं कर पाए। इसलिए वो सारे के सारे क्यों नहीं काउंटर अटैक कर पाए, हमारे पास ट्रूप्स ही नहीं थे। तो जो जहाँ था वहीं लड़ता लड़ता मारा गया। वालोंग में तो था, हमने काउंटर अटैक भी करे चीनियों के ऊपर, चाइना पे इंडिया ने। और उस काउंटर अटैक में हमने चाइना के ऊपर भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जितना हमने, क्या बोलते हैं, बाकी जैसे रेजांगला हो गया, इस तरह की लड़ाई में। लेकिन अल्टीमेटली उनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो हमारे जो ट्रूप्स के ऊपर से वो असॉल्ट करते हुए निकल गए कई जगहों से, एक जगह नहीं। वालोंग एक बहुत बड़ा सेक्टर था, ब्रिगेड सेक्टर था, उसमें उन्होंने हमारे ट्रूप्स को
मतलब अल्टीमेटली हमारे ट्रूप्स को वापस वहाँ से हटना पड़ा। उसमें कई लोग ऐसे थे जो कि वहाँ लड़ते ही रह गए। वालोंग में कई हाइट्स थी वहाँ पे, वो वहाँ लड़ते ही रहे और लड़ते लड़ते ही अपनी जान उन्होंने दे दी। इस पूरी लड़ाई की जो कहानी है, जब मैं 1981 में कमीशन हुआ था तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो 9 मराठा में वहीं पर हुई थी, वालोंग में हुई थी। तो मैंने सबसे पहले तो ये कहानी, पूरी कहानी नहीं, ये पूरा लड़ाई का विवरण पढ़ा। हाँ। और उसके बाद हम लोग लंबी पेट्रोल्स पे जाते थे। तो जब मैं ऐसी बॉर्डर एरिया में पेट्रोल्स पे जाता था तो मैं कई बार ऐसे ट्रेंचेस क्रॉस किए जहाँ पे हमारे जवानों की अभी भी जो हेलमेट्स, उस समय तो मैं बात कर रहा हूँ 1981 की, हेलमेट्स से कुछ कपड़ों के कुछ बचे खुचे टुकड़े रहे होंगे, कुछ हड्डियाँ दिखती थीं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती थी। तो मुझे इसने मेरे दिल पे ना एक बहुत गहरा असर छोड़ा। अभी अभी कमीशन होके मैं जा रहा हूँ। हाँ। और विद इन आई थिंक 1-1.5 महीने के अंदर ही मैंने इस तरह के दृश्य देखे। हाँ। तो इस पूरी वालोंग की लड़ाई ने मेरे अंदर एक, बोलते हैं, मेरा खून खौला दिया। और उसके बाद पता नहीं ये सही भी है या गलत भी है जो मैं बोल रहा हूँ, कि मैं उसके बाद से अपने दुश्मन को कभी भी एक आदमी की तरह नहीं देखता हूँ। मैं अपने दुश्मन को सिर्फ एक नज़र से देखता हूँ कि ये टारगेट है, इसको मैंने मारना है किसी भी हालत में। अब जब ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ जाए, और आप 38 साल, तो मैंने 38.5 साल करीब नौकरी करी आर्मी में, पूरी ज़िंदगी लेफ्टिनेंट जनरल बनने तक मेरे अंदर यही एक ख्याल रहता है। तो इसलिए चाहे वो आप पराक्रम हो, चाहे वो पठानकोट ऑपरेशन हो, चाहे वो 2002 का जो मेरा अटैक था, चाहे जब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी आए थे उस समय का अटैक था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको कितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करूं और उसको जानू पहुंचाऊं, चाहे वो हमारे बाएं वाले हों या हमारे ऊपर वाले हों, दोनों को। और ये मैंने उधर भी कुछ बहुत सारी एक्शंस करे हैं, चाइना फ्रंट पे। हाँ, लेकिन मारने वारने वाला नहीं, बट दबा के रखने वाला। तो मेरे अंदर ये जो होती ना, मैंने उनको डीह्यूमनाइज कर दिया है। मैं उनको आदमी समझता ही नहीं हूँ। ये जो फीलिंग आ गई है, मुझे लगता है एक आर्मी ऑफिसर के लिए ठीक है, बहुत अच्छी है। जब तक मेरे अंदर ये जज्बा नहीं रहेगा तब मैं लड़ाई जीतूंगा कैसे? इसीलिए मेरा नारा हमेशा यही रहता है, मार के आऊंगा, मर के नहीं आऊंगा। बिल्कुल। मर गया तो अपना सौभाग्य समझूंगा, लेकिन मेरा प्राइमरी उद्देश्य है कि मार के आऊंगा। इसी शायद जज्बे ने आपको लाइबेरिया में बचा लिया था। लाइबेरिया में क्या हुआ था? 2 दिन तक आप हॉस्टेज बन के रहे थे, आपको किडनैप कर लिया गया था, और फिर 2 दिन बाद आप, क्या स्टोरी थी वो लाइबेरिया वाली? अब देखिए, मेरी जिंदगी में तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो हम पर्टिकुलर इसलिए सुनना चाहेंगे क्योंकि एक डिफरेंट स्टोरीज है। अभी मैंने कई पॉडकास्ट कर लिए, कई और लाइनअप है, बट मुझे नहीं लगता कि वैसी स्टोरी शायद किसी और के पास होगी। देखिए, यूएन में क्या होता है कि दो तरह के लोग जाते हैं। एक तो पीस कीपर्स होते हैं, वो अपने हथियार वगैरह सबके साथ जाते हैं यूनाइटेड नेशन में एज पीस कीपिंग करने के लिए। हाँ। दूसरे होते हैं कि जो ऑब्जर्वर जाते हैं, यानी खाली वहाँ एक एग्रीमेंट हो चुका है, कई सारे ग्रुप हैं वहाँ आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, सब ने अपनी अपनी एक बाउंड्री बना ली है। अब उस बाउंड्री के ऊपर पीस मेंटेन करने के लिए ऑब्जर्वर्स को भेजा जाता है यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के। तो दूसरी आर्मी से वो लोगों को मांगते हैं और वो वहाँ जाके डिप्लॉय हो जाते हैं। और ये जो ऑब्जर्वर की टीम होती है हर इलाके में होती है। जैसे लीडर ए है, उसका एक इलाका लाइबेरिया में, जैसे जॉनसन लीडर था, चार्ल्स जॉनसन लीडर था, क्रोमा लीडर थे, इस तरह के कई सारे लीडर्स थे। उन्होंने अपना अपना एक वो बना ली थी, किंगडम बना ली थी। लेकिन सीजफायर हुआ था, इसलिए लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे। मतलब लाइबेरिया में अलग अलग ग्रुप्स थे और उनके बीच में शांति जो थी वो बहाल करने के लिए ऑब्जर्वर, पीस कीपर्स होते हैं जो कि लड़ते हैं। हाँ। कोई बदमाशी करता है तो उनको फोर्स का वो दिया जाता है। हाँ। और ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो सिर्फ
ये मेंटेन करते हैं कि अगर कोई लड़ाई की हालत अगर हो रही है तो बातचीत करके शांत करवाएं उन्हें। शांत करवाएं। खाली हम लोग यूनिफॉर्म पहने रहते थे, हमारे पास कोई पिस्टल नहीं होती थी, कोई गन नहीं होता था, कोई ग्रेनेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग सिर्फ एक पीस, शांति के दूत की तरह वहाँ पे रहते थे। तो और हर टीम में, हर इलाके में एक या दो टीम होती थी, डिपेंडिंग ऑन कितना नज़दीक है दूसरा वाला ग्रुप। तो हमारा जो टीम होती, तो हमारी जो कांटेक्ट होते थे दूसरी टीम, दूसरे वाले ग्रुप के टीम के साथ भी होती थी। तो हमारा जो ग्रुप था, जो भी ये टीम बनती थी, इसमें एक देश का प्रतिनिधि नहीं होता था। अब जैसे मेरे ग्रुप में थे, पाकिस्तान के एक थे, मैं था, चीन के एक, सॉरी गिनी बिसाओ है अफ्रीका की, और एक चेकोस्लोवाकिया के, ये 4 लोग थे वहाँ पे। अच्छा, आप एक पाकिस्तान का, एक चेकोस्लोवाकिया का और एक गिनी बिसाओ का। ठीक है। तो ये लोग थे हम लोग उस समय टीम में। तो हमारे टीम को जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खाना बनाने के लिए हमने लोकल एम्प्लॉय कर लेते थे, लोकल लोगों को रख रखा था, तो खाना बनाता था। तो एक दिन हमारा वो खाना बनाने वाला आया, बोलता सर भागो यहाँ से। तो हमने बोला क्यों? बोलता सर ये क्रोमा था उस इलाके का लीडर, कि सर वो सारे जो यूएन के लोगों को है उनको पकड़ पकड़ के होस्टेज बना रहा है, और वो उसकी कुछ डिमांड दें, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होंगी आप लोग आप लोगों को किडनैप रखेगा, और आपके जान के ऊपर खतरा भी हो सकता है। तो हमने फिर तुरंत अपनी दो गाड़ियाँ होती थी हमारे पास, तो एक को मैं चला रहा था, एक को पाकिस्तानी चला रहा था, और हम लोग बैठे और जो भी सामान हमको मिला ले करके निकल गए। जैसे ही हम लोग उनकी बाउंड्री पे पहुंचे, और बाउंड्री के उस पार जो थे पीस कीपर्स थे हमारे, वो पीस कीपर्स नाइजीरिया के थे। उन्होंने उसके पहले ही हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया, और इंटरसेप्ट करके हम पांचों, कितने हो गए, 4 बताया था मैंने, चारों लोगों को हमको उतारा गया, पूरा बॉडी चेक करी, और एक मकान में, कच्चा मकान था, उसमें हमको घुसेड़ दिया, बंद करके ताला। जब हम अंदर गए तो हमने देखा वहाँ पे 20 लोग और पहले से यूएन के मौजूद, हाँ, और वो कुछ लोकल से, कुछ फॉरेनर्स से, तो पहले से 20 लोग अंदर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग गाली दे रहे थे अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस में, क्योंकि सबकी लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं, यूएन का फोर्स होता है। सो मैंने देखा कुछ एक यंग लोग भी थे, आपकी उम्र के लोग भी थे कुछ। सो उनको तो जिंदगी में शायद पहली बार देखा होगा उन लोगों ने इस तरह का कि ऐसा भी कुछ होता है। उस समय मैं मेजर होता था, तो अच्छी खासी मेरी 12-13 साल सर्विस हो चुकी थी। सो हमने सोचा यार, निकलने के लिए जब हमको वो चेक कर रहे थे, तो मैंने सोचा हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, इन सब में से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सारों के बाद AK-47 थे, सारे ड्रग्स लेते थे, कब किसी का दिमाग घूम गया वो गोली चला देगा। तो हम चुप रहे, अपने आप हो गया, और मैंने कोशिश करी कि अपना जो रेडियो सेट था वो मैंने अपने अंडरगारमेंट में छुपा लिया था। तो वो मैं अंदर जब गया तो बाकी सबका तो उसने ले लिया था रेडियो सेट वगैरह, मेरा बच गया था, मेरे पास ही रह गया था। तो मैं अंदर गया, तो फिर हमने बोला, रास्ता निकाला कि भाई किस तरह से इनको यहाँ से छुड़ाया जाए। और आप नहीं मानोगे, हमने 2-2.5 घंटे के अंदर किसी न किसी तरह से मैंने वो अपने हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इतने लोग हैं और इनकी डिमांड काफ़ी है, लेकिन आपको पीस कीपर्स को, जो उनके पास टैंक्स थे, उनको भेजना पड़ेगा ताकि हम इनको बाहर निकाल सकें। तो उन्होंने फिर बातचीत वगैरह करी, और अगले दिन सुबह सुबह ही एक रात पूरी सबको वहाँ गुजारनी पड़ी। अगले दिन करीबन आई थिंक तो उस टाइम जब आप लोग रात को वहाँ थे तो उन्होंने टॉर्चर भी किया या नहीं? टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि सारों को एक साथ रखा था। अगर अलग अलग रखा होता तो हमारा एक ग्रुप ऐसे ही पकड़ा गया था, उनको टॉर्चर भी किया गया था। नाइफ से उनके बॉडी पे कट मारे, कई सारे कट, लंबे कट था। एक इजिप्ट के कर्नल को भी उन्होंने इस तरह से वो किया था। वो दूसरा ग्रुप था, अच्छा, वो दूसरी तरफ थे। वो ऐसे कई जगह पे लोगों ने पकड़ा था लोगों को। तो हमारे ग्रुप में क्या था, वो क्रोमा था जो लीडर था, तो उसने शायद ये बोला था कि आप फिजिकली टच नहीं करेंगे, धक्का मुक्की वो सब चीज़ चलेगा, लेकिन इस तरह का नाइफ और गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो उस समय तो पता नहीं था हमको, करने को होता तो कर देता, उस समय थोड़ा मैं खबर थी कि ऐसा कुछ होगा करके। सो सुबह तक कुछ अरेंजमेंट हुआ कि ठीक है, आप अपने टैंक ले आइए और हम आपका पूरा सामान ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, जो भी है आप इनको ले जा सकते हैं। अच्छा। तो फिर जब
टैंक आए 2, टैंक नहीं, उनको हम बोलते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, टोपैज नाम होता है उनका, उस पर्टिकुलर व्हीकल का। उसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं, हालांकि सिखलाई के हिसाब से तो कम आते हैं, बट क्योंकि इनको ले जाना था तो हमने जितना हो सके सबको उसमें डाला। तो पहली गाड़ी भर गई, उसको हमने भेजा, फिर दूसरी गाड़ी भर गई और मैं अकेला रह गया फिर। अच्छा, तो अब वो भर गई पूरी एकदम। मतलब आपने इन्फॉर्म किया और आप ही अकेले रह गए पीछे? नहीं, क्योंकि वो हमारी सिखलाई है कि जो अफसर है वो सबसे आखिरी में अपनी जान बचाएगा, बाकी पहले अपने नीचे वालों की जान, नहीं पहले अपने नीचे वालों की जान, चाहे मेरा जूनियर हो चाहे सिविलियन हो, पहले हम उनकी जान बचाएंगे, बाद में अपनी जान की परवाह करेंगे। तो अब मैंने कहा यार मैं अकेला रह जाऊंगा तो ये तो कुछ भी कर देंगे मेरे साथ, और मेरे पास वो भी था, रेडियो सेट भी था, तो उनको पता चल जाता कि भाई ये कहानी कैसे शुरू हुई है। एनीवे, उसका जो नाइजीरियन सिपाही साथ में आया था, उसने बोला कि सर रन कम, तो फिर मैं दौड़ के गया और मैं लटकता हुआ बाहर, वो एक फुट रेस्ट टाइप था, उस पर लटक करके मैं भी निकल गया बाहर। तो इस तरह से हमने उसको अपने आप को सबको बचाया। अगले दिन वो मान गए, जब यूएन ने एग्रीमेंट शुरू किया तो वो मान गए कि ठीक है आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो गाड़ी ले जाने के 2 ड्राइवर चाहिए थे। अच्छा, वहाँ ड्राइवर नहीं मिलते, आपको खुद अपनी गाड़ी चलानी पड़ती, चाहे आप ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो। अच्छा। तो हमने बोला भाई वॉलंटियर पूछा है, तो हमने बोला पाकिस्तान के बशीर कुछ नाम था, बशीर भाई चलें गाड़ी ले आते हैं। बोलता नहीं यार बच के आ गया मैं तो, हाँ मैं नहीं जाने वाला उधर, पागल थोड़ा हूँ मैं। तो फिर मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ। तो बोलते तो आपकी मर्जी है, आप जाओ यार, दूसरे की लड़ाई में मैं क्यों अपनी जान दूँ। पाकिस्तानी ने कहा। मैंने गिनी बिसाओ वाले को पूछा जो अफ्रीका का, मैंने बोला भाई तो ये आपका देश है, आपकी धरती है, आप चलो कम से कम गाड़ी लेके आते हैं। ओ नो, आई नो दीज गाइज आर एक तरह से बोल रहा था एनिमल्स, जंगली हैं ये ना, हिंदी में ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक माय रिस्क, आई वाज आल्सो अ बुश फाइटर लाइक देम। बुश फाइटर बोलते हैं ये जो इनके झाड़ियों में छिपके जो मारते हैं, इनका नाम ही बुश फाइटर पड़ा था वहाँ पे। अच्छा। तो जो ग्रुप दूसरा, जो एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप ही समझ लो उनको, सो कहने को फ्रीडम बोलते थे, बट बुश फाइटर उनका लोकल नाम होता था। बोलते आई वाज माई सेल्फ अ बुश फाइटर एंड आई विल नॉट गो, दीज गाइज कैन डू एनीथिंग, दे आर ऑल ड्रंक, दे आर ऑल ड्रग्ड। सो देन आई स्पोक टू द चेक, जो चेकोस्लोवाकिया का था, 59 उनकी एज थी, मेजर ही थे। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप चलेंगे, तो उन्होंने बोला ओके सर, आप ऑर्डर दे रहे हैं तो हम चलेंगे। So it was me and the Czechoslovakian who went back again to the same region. सारे अपना वो रॉकेट लॉन्चर आरपीजी लेके खड़े हुए हैं, मतलब इतने खतरनाक एरिया में अपने वापस जाने का रिस्क ले लिया। वापस गए, गाड़ी चलाई, गाड़ी के साथ हम लोग जब आ रहे थे तो मुझे यही लग रहा था यार कोई गलती से कोई आरपीजी नहीं चला दे, क्योंकि अगर आरपीजी चलाता तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि बाद में मेरी गाड़ी पे एक्चुअली में हमला होगा, उसमें तो मैं मेजर ही था। हाँ। ठीक है, तो लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि यूएन ने कुछ उनको पैसे वैसे दे दिए थे, तो इसलिए किसी ने, सारे गुस्से में तो थे लेकिन किसी ने हमारे ऊपर वो अटैक नहीं किया, हाथ से इशारा कर रहे थे। हाँ। होता ना गंदे इशारे होते हैं, उस तरह की चीजें कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमला नहीं किया, यानी कि फायर नहीं किया। तो हम लोग फिर लेके आए, वही बोलते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना खुद जाने। हिम्मत मर्दा, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो वो जो कहावत है वो बिल्कुल इस सिचुएशन पे फिट बैठती है। बिल्कुल सर। और जब आप वहां से आ गए, फिर आपका जब इंडिया आना हुआ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब अब हम थोड़ा सा स्टोरी को अगर फॉरवर्ड करें और 2017 में अगर हम चले, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जो डोकलाम स्टैंड ऑफ है वो हुआ था, और उस वक्त इंडिया, चाइना और भूटान 3 देश जो थे वो इन्वॉल्व थे। बैक स्टेज जो है वो चीज़ें आपने मैनेज करी, सीनियर लेवल पे थे आप। मैं ये पूछना चाहूंगी कि चाइना के साथ ये जो बातचीत का जो दौर है, निगोशिएशन है, वो कितना मुश्किल है? क्योंकि चाइना, मैंने ये देखा भी है, पढ़ा भी है कि जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा खींच देता है, तो कितना मुश्किल रहा? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक डिसएंगेजमेंट का सवाल है, 3 लेवल पे, मतलब डिसएंगेजमेंट नहीं, मैं बोलूँगा जो बातचीत का जो सवाल है, ये 3 लेवल पे चलता है। एक तो
फ्रंट पे जहाँ पे ये एक्शन हो रहा है वहाँ पर भी फ्लैग मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे बातचीत चलती है। फिर एक जहाँ एक्शन प्रॉपर एक्शन हो रहा है, जहाँ पर ये धक्का मुक्की चलती है या फिर लड़ाई हो जाती है, वहाँ पर भी बीच बीच में रुक रुक के दोनों कमांडर्स के बीच में, ये चाइना और इंडिया के बीच में एक थोड़ा सा स्पेशल सा अरेंजमेंट है। फिर एक सीनियर मिलिट्री लेवल होता है, जैसे कि कोर कमांडर लेवल या डिव कमांडर लेवल, उस पे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक स्टेज बात हो रही है, 3 अलग अलग पॉइंट पे बात होती है। डोकलम के केस में खाली फ्रंट पे बात हो रही थी और एट द हाईएस्ट लेवल नेशनल लेवल पे बात हो रही थी। तो हम लोग जो थे, पहली बात तो मैं नंबर 2 था कमांड का। जो कमांड के जो आर्मी कमांडर थे वो कोई और थे, जनरल बख्शी थे, और मैं उनके नीचे उनका वो मेरे से सीनियर, मैं भी लेफ्टिनेंट जनरल था, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, बट वो मेरे से रैंक और सीनियरिटी में सीनियर थे, मतलब इज सीनियर टू मी बाई रैंक। जब वो कोर कमांडर थे तो मैं उनके नीचे डिव कमांडर था, तो इस तरह का रिश्ता होता है। तो बाद में मैं उनके नीचे चीफ ऑफ स्टाफ आया था, बोलते हैं उनका जो नंबर 2 होता है उसको चीफ ऑफ स्टाफ बोलते हैं, पूरा ईस्टर्न कमांड को देखभाल करता है। तो वो एक कनेक्ट थे विद दी चाइना स्टडी ग्रुप के साथ, जो कि सीनियर लेवल पे बातचीत को आगे बढ़ाता है। ठीक है, सो एक तरह से समझ लीजिए NSA, आर्मी हेडक्वार्टर और आर्मी कमांडर, और मैं क्योंकि नंबर 2 था तो मैं भी अपने आर्मी कमांडर के साथ बातचीत जब भी होती थी तो हम लोग इन्वॉल्व रहते थे। और मैं उस इलाके में काफ़ी लंबे दौर तक सर्व कर चुका था, जहाँ पे ये हाँ, जहाँ पे वहाँ एक्शन हो रहा था, वहाँ पे मेरा पूरे सिक्किम में तकरीबन आप समझ लीजिए 10-11 साल का टेन्योर रहा है सिक्किम में। तो मैं सिक्किम का हर पत्थर जानता हूँ। अच्छा। तो उसकी वजह से हम लोग जो डिस्कशन वगैरह करते थे उसमें डायरेक्टली भी इन्वॉल्व रहते थे। तो जो जहाँ तक बातचीत का सवाल है, देखिए बातचीत जो होती है ना, चाइना हमेशा कोशिश करता है कि बाउंड्री इशू किसी भी तरह से सॉल्व ना हो। वो चाहता है व्यापार करे, ट्रेड करे, वो नाथुला जो है वहाँ से ट्रेड भी होती है, वो भी चले, लेकिन जो डिस्प्यूट है वो वैसे का वैसे ही रहे। उससे क्या होगा कि इंडिया हमेशा कुछ न कुछ उसको सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी एक्शन हो सकता है। हुआ भी अल्टीमेटली गलवान में काफ़ी मेजर एक्शन हो गया था। सो वो कभी ये चाहता नहीं है कि हमारा एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो। डोकलाम उसने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि भूटान इन्वॉल्व था। अब जहाँ पर ये एक्शन कर रहे थे वो भूटान में आता है हमारे हिसाब से। अब हमारा जो उसूल है कि हम किसी दूसरे देश के अंदर नहीं जाते हैं, तो हमको सब कुछ अब भूटान के थ्रू करने की जरूरत पड़ी। भूटान क्योंकि छोटा देश है, वो ज़्यादा इस तरह से चाइना से भिड़ना नहीं चाहता है, तो हमारे लिए एक समझ लीजिए असमंजस की स्थिति हो गई कि अगर हमको चाइना को रोकना है तो हमको भूटान में घुसना पड़ेगा। चाइना उसको बोलता है मेरी टेरिटरी है, भूटान बोलता है उसकी टेरिटरी है। डिस्प्यूट चाइना और भूटान के बीच में, कुछ डिस्प्यूट हमारे बीच में भी है, लेकिन उस कार्रवाई को रोकने के लिए मुझे मतलब या हमारे ट्रूप्स को क्रॉस करना पड़ता। अब उसके लिए हमें चाहिए डिसीजन। जब हमने देखा कि वो तो मान नहीं रहा है और उसने अपने बुलडोजर वगैरह ले करके रास्ता बनाना शुरू कर दिया ऐसी जगह के लिए जहाँ से हमारा जो उस तरफ का जो चिकन नेक है, हाँ, वो खतरे में पड़ जाता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर थोड़ा और ईस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से जो दिखता है, जो जहाँ जा रहे थे, ये रोड बना रहे थे, वो एक तरह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो जाता, चाइना जो रोड बना रहा था। हाँ। तो तब हमने जो एक डिसीजन ली उस समय, बिना किसी को मतलब बिना वेट किए हुए परमिशन के, कि भाई क्योंकि ये एक देश के सिक्योरिटी सुरक्षा का सवाल था, हम लोग अंदर घुस गए। अच्छा। हमने डोकलाम के, हाँ, हम लोग अंदर घुसे, अपना डोजर उसके डोजर के सामने किया, उसके डोजर की चाबी निकाली, और फिर उसके बाद वहाँ ही से उसका जो बुलडोजर सड़क पे था। अच्छा। तो अब पहाड़ों में आप देखोगे कि रास्ता नहीं होता दाएं बाएं से जाने का। एक बार आपका रास्ता ब्लॉक हो गया तो उधर जाओगे तो लुढ़कोगे, इधर चढ़ाई है, ठीक है, और जहाँ तक चढ़ाई थी वहाँ हमने अपने बंदे खड़े कर दिए। फिर करीबन 2-2.5-3 महीना ये धक्का मुक्की चलती रही। अल्टीमेटली चाइना को लगा कि भाई ये तो अब यहाँ कुछ हो नहीं सकता है,
तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि हमारा जो बुलडोजर चल रहा है उसको रोकने के लिए इंडिया वाले अपना लेके आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और ये आप लोगों ने किया। जी हाँ। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया चाइना को। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज से चाइना जो है ना, उसकी फितरत नहीं जाती है। चाइना हमेशा ये कोशिश करता है कि एक लिवरेज रखे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि चाइना अपने आप को इस रीजन में समझता है कि वही बॉस है, सुपर पावर है। उसको अगर कोई थ्रेटन कर सकता है, कोई उसको चैलेंज दे सकता है, वो भारत है। इसके अलावा और किसी में ये काबिलियत नहीं है कि चाइना के साथ मुकाबला कर सके। और आपने देखा होगा 62 के बाद जितनी बार भी चाइना ने कोशिश की है हमारे खिलाफ, वो मुंह की खाई है। 67 में हमने उनको इतनी बुरी तरह पीटा, जब 67 नाथुला में उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी, गलवान में किया, और भी कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स में वहाँ हमने उनको अच्छी तरह से दबाया है। सो उनको ये पता है कि जो लड़ने की जो हमारे जो सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया उस मामले में 10 फीट टॉल है चाइना से वो 5 फीट है। उनके पास इस समय टेक्नोलॉजी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, पर धीरे धीरे भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है। तो उसको पता है कि भारत कोई 1962 का भारत नहीं है। ये मॉडर्न इंडिया जो ऑपरेशन सिंदूर करता है। आप ऑपरेशन सिंदूर बोल लीजिए, और भी कई ऑपरेशन करे हैं हर जगह। जब उरी को देख लीजिए, घुसे, मारा, और अपना एक भी जवान खोया नहीं। किसी को थोड़ी बहुत चोट भी लगी हुई तो कंधे पे उठा के लाए हैं पूरा। इतनी ताकत होती है। इसीलिए हमारे जो जवान होते हैं अपने साथी पे भगवान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। सर बिल्कुल ये बात आपने सही कही, और शायद इसीलिए इंडिया की जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो अपने आप में स्पेशल है। अब चलते चलते मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सबसे पहला ये कि एनएसजी में ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है जो एज अ सिटीजन हर इंडियन को अपनी लाइफ में जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, मेंटल डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये दोनों हर नागरिक को अपने 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 कैरेक्टर में डालना चाहिए। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको एज अ सोल्जर मोटिवेट करती है? मुझे 2 ही चीज़ें मोटिवेट करती हैं। एक तो दुश्मन को किसी भी हालत में हराना, ये मेरा परमानेंट 1981 से, इनफैक्ट 1971 से है। क्योंकि वहाँ से मुझे ललक लगी फौज में जाने की। 1971 की लड़ाई में जब हम लोग बॉम्ब शेल्टर्स में, जो हमने शेल्टर्स बनाए थे, ट्रेंचेस बनाए थे, जब पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आते थे तो हम लोगों को दौड़ के जाना पड़ता था। मेरी दुश्मनी तब से है। तो पहली चीज़ तो वो मोटिवेट करती है, दुश्मन मेरे लिए दुश्मन है, ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मुझे मोटिवेट करती है, भारत माता, ऑलवेज एवरी टाइम फर्स्ट। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, और वो है हमारे देश के देशवासी और मेरा परिवार। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ सुख दुख में खड़ा रहा है। उसने कभी भी मुझसे ये सवाल नहीं किया कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ खतरा है, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला है। इंक्लूडिंग मेरी जो धर्म पत्नी है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है आपके बिल्कुल फैमिली का। मैं निश्चिंत होकर के किसी भी ऑपरेशन में गया हूँ कि मुझे पता है कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो भी मेरा जो परिवार है, जो मेरा आर्मी का परिवार है, जो बड़ा परिवार है, और जो पूरा देश है, उनकी देखभाल अच्छी तरह से करेगा। बिल्कुल, फैमिली है और फैमिली के साथ फिल्में वगैरह देखना भी होता होगा आपका कभी कभी? शुरू में जब मैं जूनियर ऑफिसर था तो काफ़ी देखता था। नायक मूवी देखी है? नायक देखी है मैंने, नायक देखी तो है। अगर आपको 24 आवर्स के लिए पीएम बना दिया जाए, आपका पहला फैसला क्या होगा? मेरा देखिए, पहला फैसला हमेशा अपने देश के लिए होता है, और क्योंकि मैं आर्मी से हूँ तो मेरा पहला फैसला यही होगा कि अपने आर्म्ड फोर्सेस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि दूसरा कोई आपके ऊपर आंख उठा के ना देखे। क्योंकि
जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, वो कविता जो बोली है उन्होंने, है ना, वो जो कविता है कि शक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगी। तो शक्ति जरूरी है आपके लिए। वो जो उनकी एक कविता है जो इस समय मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन नरम और सरल हो। तो हमारे अंदर हर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि दुश्मन को डराए पहले। क्योंकि देखिए, अगर आपका देश सिक्योर है तो आप इस तरह से पॉडकास्ट कर सकती हैं, हमारी फैक्ट्रियां बिना अड़चन के चल सकती हैं, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो आज इस क्वार्टर में 7.8% पे चल रहा है, वो 7.8 से 8.9 भी बन सकता है। और जितने भी आपके स्कूल हैं, बच्चे हैं, ये सब बेझिझक बेधड़क कर सकते हैं। दुश्मन में हिम्मत नहीं होगी एक पहलगाम और करने की। बिल्कुल सर। हमारी जो यूथ है उसे एनएसजी ज्वाइन करने के लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे? देखिए, एनएसजी में आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपको एनएसजी में हमेशा डेपुटेशनल फोर्स है। डेपुटेशनल फोर्स का मतलब होता है कि लोग कुछ दिन के लिए आते हैं, एनएसजी में सर्व करते हैं और दोबारा अपने पेरेंट फोर्स में चले जाते हैं। इसमें आर्मी का तकरीबन 53% है और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पुलिस वगैरह के हैं, आर्म्ड फोर्स, पुलिस आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनका 47% है, 46% है। कुछ बदल गया हो तो मुझे पता नहीं, रफली यही फिगर रही है। तो प्राइमरी फोर्स जो है वो आर्मी का है वहाँ। एनएसजी का सिर्फ ऊपर नाम है, बट लीड फोर्स इज द आर्मी। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। तो अगर आपको एनएसजी में जाना है तो पहले आर्मी में जाइए, अपने आप को प्रूव करिए कि आप भी एक अच्छे कमांडो बन सकते हैं, फिर चांस का वेट करिए, डेपुटेशन के लिए अप्लाई करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एनएसजी में जाइए, फिर एक सिलेक्शन फेस करिए और उस सिलेक्शन में पास होने के बाद फिर उनका एक जो 3 महीने का जो प्रोबेशन होता है उसको पास करेंगे, तभी आप एनएसजी में जाएंगे। बड़ी लंबी जर्नी है एनएसजी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन फिर वही बात है, अगर मन में इरादा है हर मंजिल आपके पास होगी। बिल्कुल सर। वैसे तो आप नेशनल हीरो हैं। नहीं लेकिन मैं सिर्फ अपना काम किया है मैंने, जो मेरे लिए सर आपका काम ही आपको नेशनल हीरो बनाता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक नेशनल हीरो अपनी लाइफ में रियल हीरो किसको मानता है? देखिए, मैं हमेशा थोड़ा सा पैरोकियल भी हूँ। पैरोकियल का मतलब होता है ना कि अपने लोगों को ज़्यादा वो करता हूँ। तो क्योंकि मैं मराठा रेजिमेंट में था, तो मराठा रेजिमेंट की पूरी हिस्ट्री मेरे दिमाग में, जहन में है, दिमाग में है। और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा जो किंगडम थी, मराठा किंगडम जो थी, उसके प्रतीक थे, शिव के प्रतीक थे वो। तो मैं तो बोलूँगा, अगर भगवान में है तो शिव और जमीन पे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक हालांकि महाराणा प्रताप भी मेरे एक बहुत बड़े मोटिवेटर रहे हैं। और शुरू में तो मोटिवेशन मुझे उन्हीं से मिला था, रणभीत चौकड़ी भर भर कर पड़ गया हवा से पाला था। वो जो कविता थी चेतक के ऊपर, अभी भी मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर से ना गूज़बम्स आने लगते हैं। ये आपके साथ साथ मेरे भी, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और हम महाराणा प्रताप को पढ़ के ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बस एक लास्ट एक कोट आप बता दीजिए, आपका फेवरेट कोट क्या है? मैंने अभी बता ही दिया था आपको, रामधारी सिंह दिनकर वाला। क्या? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन नरम और सरल हो। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये ऐसे है कि माफी भी उसी को वो ही माफी देता हुआ अच्छा लगता है जिसके पास कुछ शक्ति हो। अगर खुद आप में शक्ति नहीं है तो आपकी माफी भी किसी काम की नहीं है। आप किसी को क्षमा करते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा, क्या वो आपकी क्षमा को स्वीकार ही नहीं करेगा? तू क्या करेगा? वो बोलेगा तू क्या कर लेगा, क्षमा करके भी तुम क्या कर लोगे, क्षमा करके भी तुम लोग क्या कर लो। तो इट इज बेसिकली you got to wield a very strong stick
टू रिमेन सेफ एंड सिक्योर। विकसित भारत के लिए सशक्त सुरक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली लोग एनएसजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज एक एनएसजी कमांडो से वो बातें सुन के हर किसी को और भी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी, और भी ज़्यादा इस फोर्स के बारे में पता चला होगा। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों के मन में जो देशभक्ति है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आपने जो देश के लिए जो किया है उसके लिए हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपको सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू अंशिका, एंड इट इज़ अ प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के और बातचीत करके आपसे। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये जो कहानियाँ हैं, हमारी बातचीत है, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट कौन सी देखना चाहते हैं, अगला जो पॉडकास्ट है वो कौन सा देखना चाहते हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।